बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नावल रीडर। सब कैसे हैं आप सब लोग? कैसे लग रहे हैं आपको नावल? सबसे पहले तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो ज़रूर करें और मुझे ये बताएं कि आपको नावल कैसे लग रहे हैं। इसके साथ ही आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है मेरी तकदीर हो तुम। ये उज़्मा सिद्दीक़ का नावल है। ये माहनामा आंचल के जून के आई थिंक शुमारे में आया था 2005 में। बहुत ही खूबसूरत ये स्टोरी है। यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड ये नावल, बहुत प्यारा नावल लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी तकदीर हो तुम बाय उज़्मा सिद्दीक़। कराची यूनिवर्सिटी के MIBM डिपार्टमेंट में इन 3 नफूस के अलावा इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स सेमेस्टर के बाद छुट्टियों पर थे और जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे वो भी कम होते जा रहे थे। दारीन प्लीज़ समझने की कोशिश करो, पापा ने हमारी शादी के लिए यही शर्त रखी है कि मैं लंदन जाकर हायर स्टडी करूँ, वरना तुम तो पापा को जानते ही हो, वो तो वैसे भी तैयार नहीं थे। अब अगर मैं जाने से मना करती हूँ तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग कर दिए जाएंगे। सुजाता, जो काफ़ी देर से उन दोनों की तकरीर सुन रही थी, सबीन की एक अदा से बाल झटक कर आंखें पटपटाने पर जल कर रह गई। मजबूरी तो यूँ बयान कर रही है जैसे 7 पुश्तों पर एहसान कर रही हो। हाँ भाई, होते होंगे अमीर लोगों के अमीर नखरे, एक मैं हूँ। अम्मा से बोल बोल कर थक गई कि उस काले के अलावा जहाँ शादी करोगी आंखें बंद करके कर लूँगी। और एक ये है अपनी शादी कैंसिल करके लंदन जा रही है, और शादी भी कोई अरेंज नहीं, लव मैरिज, और वो भी इतने खूबसूरत और काबिल इंसान के साथ। सब कहते हैं अल्लाह जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। जैसे उस जमाल को कालक दिल खोल कर दी है और ऊपर से सुरमे की पूरी डिबिया रोज़ आंखों में उंडेल कर मज़ीद काला हो जाता है। और नाम तो देखो ज़रा, जमाल हूँ, जो उसको दूर से आवाज़ देकर भी नहीं गुजरा। सबीन की निरी बनावट अब सुजाता से बर्दाश्त नहीं करना मुश्किल हो रहा था, लिहाजा वह मुँह ही मुँह में बड़बड़ाकर अपना गुस्सा और जलन कम कर रही थी। मुझे तुम्हारी पढ़ाई पर कोई एतराज़ नहीं है, तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। मुझे एतराज़ है तो तुम्हारी शादी कैंसिल करने पर। तुम जानती हो कार्ड बढ़ चुके हैं और तुम्हारी तरफ का मुझे मालूम नहीं, पर हमारे यहाँ तमाम तैयारी मुकम्मल है। और तुम कह रही हो मैं तुम्हारे पापा की इतनी फजूल से ज़िद को मान लूँ? वो पहले भी तो बता सकते थे, पहले भी ये शर्त रख सकते थे, मगर उन्होंने ऐन वक्त पर यह शर्त रखकर ये साबित कर दिया है कि वो हमारी शादी करना ही नहीं चाहते। वरना कौन बाप है जो अपनी बेटी की शादी बिला किसी वजह के कैंसिल करने की बात करे? दारिन, जो काफ़ी देर से बर्दाश्त कर रहा था, फट पड़ा। दारिन प्लीज़ समझने की कोशिश करो, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। आई नो कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, इसलिए यहाँ एक फ़ैसला करके आई हूँ। दारिन, जो परेशानी से अपने सर को आहिस्ता आहिस्ता नफ़े में हिला रहा था, सबीन की बात पर चौंक कर उसे देखने लगा। क्या मतलब है, क्या फ़ैसला करके आई हो? दारिन ने उलझ कर देखते हुए पूछा। पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बात बहुत सब्र और तहम्मुल से सुनोगे, तो तभी तो मैं बताऊंगी। सबीन ने एक अदा से बाल झटकते हुए कहा। दारिन कुछ देर तो उसे बगौर देखता रहा, फिर कुछ सोचकर सर से इशारा करके एक नज़र कुछ दूर बैठी बबल चबाती सुजाता को देखा, जो बगौर उन दोनों को ही सुन रही थी, मगर उसकी नज़रें पूरे डिपार्टमेंट का तवाफ़ कर रही थी। सबीन के लिए ये बात करना थोड़ी मुश्किल थी, मगर दारिन की नज़रों के ताक़ुब में सुजाता को देखते हुए उसकी हिम्मत बन गई। दारिन, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मगर उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था कि तुम सुजाता से शादी कर लो। सबीन के अल्फाज थे या कोई बम जो सीधा दारिन के सर पर के पास फटा था और वो बैठे से खड़ा हो गया। व्हाट? ये क्या बकवास है? तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अगर मुझे किसी और से शादी करनी होती तो मैं बहुत पहले कर चुका होता, तुम्हारा इंतज़ार नहीं करता। वो गुस्से से फिनकारता हुआ पैंट की जेबों में हाथ डालकर परेशानी से इधर उधर टहलने लगा। तुमने अभी वादा किया है कि तुम तसल्ली से मेरी बात सुनोगे। सबीन ने उसके गुस्सा होने पर उसे याद दहानी कराई। सबीन अली, आपको शायद मालूम नहीं कि आप क्या कह रही हैं। दारिन ने हनूज़ गुस्से से घूरते हुए उंगली उठाकर उसे याद दहानी कराई। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ, मगर तुम ना तो मेरी पूरी बात सुन रहे हो और ना ही मुझे समझ रहे हो। सबीन ने आंखें पटपटाकर लाचार और मासूम बनने की पूरी कोशिश की, जबकि कुछ दूर बज़ाहिर लापरवाह बैठी सुजाता दारिन मुस्तफ़ा को यूँ गुस्से में देखकर दिल में जलतू जलालतू का विर्द करने लगी। कहो जो कहना है और जो समझाना है, दारिन ने एक लफ्ज़ को चबाते हुए कहा। देखो दानी, रिलैक्स होकर मेरी बात सुनो। बात यह है कि वो दानी के एक जो गुस्से को देखने पर थोड़ा सा घबराई, मगर फिर हिम्मत करके अल्फाज तरतीब देने लगी। सुजाता को तुम जानते हो, मेरी दोस्त की हैसियत से तो जानते ही हो, ये एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है। यूनिवर्सिटी में पढ़ना उसका जुनून है और साथ ही ये अपने घर के हालात से भी खाइफ रहती है।
इसलिए पढ़कर जॉब करना चाहती है ताकि इसके घर के हालात कुछ बेहतर हो जाए। मगर मसला ये है कि इसकी अम्मा उसकी खालाजाद भाई जमाल से उसकी शादी करना चाहती हैं, जो अनपढ़ और बिल्कुल जाहिल है। सुजाता उसको नापसंद करती है, मगर उसकी अम्मा की एक ही ज़िद है कि वो सुजाता को उसके साथ ही रुखसत करेंगी। बकौल उनके इस गरीब खाने पर कौन रिश्ता लाएगा। उस वक्त उन्हें अपना भांजा भी बहुत सी नेकियों का सिला लग रहा था, और सुजाता ऐसा नहीं चाहती, बल्कि वो कहती है कि उसे बहुत जल्द ही कोई बेहतरीन इंसान मिलेगा। पर उसकी अम्मा इतनी मोहलत देने को तैयार नहीं। वो जल्द से जल्द इसकी शादी करना चाहती हैं। नारेन, जो काफ़ी देर से सब्र से उसकी बात सुन रहा था, उसे टोक गया। इस पूरे किस्से में मेरा क्या अमल दखल है, ये इसका अपना मसला है। सबीन ने एक बार फिर उसे खामोश रहने का इशारा किया। तुम्हारा अमल दखल इस किस्से में ये है कि अगर तुम सुजाता से पेपर मैरिज कर लो तो एक तरफ तो वो आसानी से पढ़ सकती है, साथ उस जमाल से भी उसकी जान छूट जाएगी और उसकी माँ की भी फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी, और दूसरी तरफ तुम्हारी शादी भी उसी डेट पर होगी जिस पर फिक्स हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि लड़की सुजाता होगी और ये शादी भी सिर्फ एक कमिटमेंट होगी, हकीकत नहीं। मैंने सुजाता से बात कर ली है, वो उस शादी पर राज़ी है, क्योंकि इस तरह वो भी आसानी से अपना मुस्तकबिल बना सकती है। पर मेरे वापस आने पर वो अपने रास्ते पर हो लेगी और हम अपनी मंजिल की तरफ। वो आंखें फाड़े सबीन को यूं देख रहा था कि जैसे उसकी दिमागी हालत पर शुबा हो। वो जिस काम को इतना आसान समझ रही थी वो इतना आसान नहीं था। आई एम सॉरी, मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता। दारिन के एक झटके से उठने पर वो भी गुस्से में आ गई। दानी, ये सोच लो कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और ना ही दोबारा कोई सुजाता मिलेगी तुम्हें जो आसानी से मान जाए, और शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। दारिन की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसकी आखिरी बात पर एकदम पलटा और धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया। कुछ देर खामोशी से उसके एक एक नक्श को गौर देखता रहा और फिर ठंडी सांस भरकर इस बात पे गर्दन हिला दी। दानी, यू आर ग्रेट, तुम वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लव। सबीन खुशी के मारे उसके सीने से लगी हंसने लगी। सुजाता सबीन की इस बेबाकी पर एकदम उन दोनों की तरफ से रुख मोड़कर लाहौल वाला पड़ने लगी। मुस्तफ़ा साहब की 3 औलादें थीं। बड़ा बेटा दाऊद जो बिजनेसमैन का हाथ बिटा रहा था, और दूसरा बेटा दानिश जो डॉक्टर था और अपना हॉस्पिटल चला रहा था। आखिर में सबसे छोटा बेटा दारेन था, जो प्राची यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा था। दाऊद और दानिश शादीशुदा थे। दाऊद का एक बेटा अली और बेटी माँ थी, जबकि दानिश की फ़िलहाल कोई औलाद नहीं थी। मुस्तफ़ा साहब के वालिद की डेथ हो चुकी थी, जबकि उनकी वालदा उनके साथ ही रहती थी और अपने तमाम पोतों की अजीज़ तरीन हस्ती थी। उनका घराना एक खुशहाल और मुअज़्ज़ज़ घराना था, जो माशरे में एक मोतबर मकाम रखता था। अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ और मुस्तफ़ा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का हमेशा से बिजनेस में मुकाबला रहा था। अली ग्रुप के मालिक अली साहब की एक ही बेटी थी, सबीन, जो मुस्तफ़ा ग्रुप के मालिक मुस्तफ़ा साहब के सबसे छोटे बेटे दारिन की क्लास फेलो थी और उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी। मगर जब अली साहब को उसकी ख्वाहिश का मालूम हुआ तो उन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया, मगर फिर इकलौती बेटी की भूख हड़ताल पर हथियार डाल दिए। मगर दिल से वो अभी भी किसी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म करने के चक्कर में थे, और आखिरी हरबे के तौर पर उन्होंने ऐन शादी से 15 दिन पहले सबीन की हायर स्टडीज़ की शर्त रख दी, और अब सूरत हाल उनकी हस्बत तवक्को थी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा साहब, जो अली साहब की धोखेबाज फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, उनकी हर तरह की चाल के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, क्योंकि यह उनकी मजबूरी थी। सबसे लाडले बेटी की पसंद और उसकी ज़िद का उन्हें अच्छी तरह मालूम था। वो अपनी पसंद के मामले में बहुत नज़ाकत पसंद और इंतहा पसंद था, हर हाल में अपनी पसंद को हासिल करने वाला। सबीन के मामले में भी वो इंतहा पसंद हो गया था और हर हाल में उसे हासिल करना चाहता था। सुजाता की अम्मा इतने अमीर और खूबसूरत लड़के के रिश्ते पर फूले न समा रही थी। उनका बस नहीं चल रहा था कि उन्हें कहाँ बिछाएं और क्या खातिर करें, जबकि दारैन की मम्मी कुछ परेशान और कुछ खफा सी उनके 2 कमरों के अंधेरे से घर को देखे जा रही थी। एक तो अचानक दारैन की ज़िद ने परेशान कर दिया था, और दूसरा ऐसी फैमिली में रिश्ता करना एक अलग मसला था। लोगों के सवालों के लिए वो अभी से ख़ुद को तैयार कर रही थी, मगर ख़ुद मुतमईन नहीं थी, तो भला दूसरों को कैसे मुतमईन करती। उनकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि दारैन ने अचानक सबीन से इनकार करके उस गरीब लड़की से शादी की ज़िद क्यों की, जबकि उस लड़की में ऐसी कोई ख़ास खूबी भी नहीं है सिवाय उसकी लाइट ब्राउन चमकती हुई आंखें और मुस्कुराहट के। दानी, एक बार फिर सोच लो बेटा, यूँ ज़िंदगी भर के रिश्ते नहीं जोड़े जाते बिना किसी जान पहचान और रिश्तेदारी के। तुम अभी बच्ची हो, इन नज़ाकतों को नहीं समझ रहे। सुजाता की अम्मा के कमरे से निकलते ही उन्होंने एक बार फिर दारैन को समझाना चाहा, मगर वहाँ मुसलसल खामोशी देखकर वो भी खामोश हो गई। वापसी में वो लोग शादी की तारीख लेकर ही उठे थे, जबकि सुजाता के वालिद को इतनी जल्दी शादी पर एतराज़ था, मगर सुजाता के इसरार पर उन्होंने तारीख दे ही दी, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि सुजाता की ख्वाहिशात क्या हैं, इसलिए वो इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते थे।
मम्मी प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखें, मैं जो कुछ कर रहा हूँ बहुत सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। अगर आप सब इस तरह नाराज़ रहेंगे तो भला मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मम्मी ने आते ही दादी माँ को लड़की वालों के हालात के बारे में बताकर दारिन से नाराज़गी का ऐलान कर दिया था, जबकि दादी माँ लाडले पोते की बात पर पूरी तरह से मुतमईन और खुश नज़र आ रही थी। उन्हें अपनी तरबियत पर और अपने खून पर पूरा भरोसा था। दारिन माँ की नाराज़गी से सख्त परेशान था और उन्हें मनाने के लिए हर बार आजमा कर देख चुका था और इसी कोशिश में शादी का दिन आन पहुँचा। निकाह के वक्त दारिन की उतरी हुई सूरत देखकर उन्हें तरस आ गया और आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखकर अपनी रजामंदी दे दी। दारिन भी शायद उनकी रज़ा का ही मुंतज़िर था। उनका इशारा मिलते ही फ़ौरन निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए और साथ ही मुबारक सलामत का शोर उठ गया। दारिन माँ ही के गले से लगा माफ़ी मांग रहा था। मम्मी जो इतने दिनों से नाराज़ रहने पर बेटी को सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। मम्मी अब बस भी करें वरना हम भी रो देंगे। दाऊद ने पापा को आंख मारते हुए मम्मी को धमकी दी। अरे भाई, रुखसती दुल्हन की हो रही है, दूल्हे की नहीं, जो तुम सब रोने पर तुले हो। चलो बहू, अब अंदर जाकर कुछ रुखसती की तैयारी करें, बहुत रात हो गई है। मुस्तफ़ा साहब ने माहौल की कसाफत और अफसुर्दगी को दूर करने के लिए जल्दी का शोर मचा दिया। घर पहुँचते हुए भी रात के 2 बज चुके थे और अब दादी माँ मुख्तलिफ रस्मों के लिए दूल्हा और दुल्हन को घेरे खड़ी थी। दारिन का थकन और खौफ से बुरा हाल था, मगर सब के सामने फ्रेश नजर आने के लिए भाभियों के साथ छेड़छाड़ में मसरूफ़ था और उनके हमलों का पूरी तरह से जवाब दे रहा था। आखिरकार मुँह दिखाई की रस्म ख़त्म हुई तो उसे अंदर जाने की इजाज़त मिली। सुजाता खुद को आईने में देखकर दंग रह गई। सबके जाने के बाद वो कपड़े चेंज करने के ख्याल से उठी थी, मगर आईने में अपनी एक झलक देख जहाँ थी वहीं थम गई। ये मैं हूँ सुजाता रहमान। सुजाता दारिन बनकर इतनी हसीन बन गई हूँ। वो दिल ही दिल में खुद से हम कलाम आँखें चपक कर यकीन करने की कोशिश कर रही थी कि आया ये उसी का अक्स है या आईने में या धोखा। अभी वो सही से यकीन भी नहीं कर पाई थी कि दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ पर तेज़ी से पलटी। दारी ने जो ही नज़र उठाई तो साकत रह गया। वो उस पर से निगाहें हटाना भूल गया। सुजाता जो एक टोक उसे देखता पाया तो जल्दी से वार्डरोब की जाने बढ़ी ताकि उसकी नज़रों की महवे टूटे, मगर उसके वजूद के साथ साथ दारिन की नज़रें भी महवे सफ़र थी। इतना मुकम्मल हुस्न और इतनी मशरक़ी सी दुल्हन, डरी सहमी सी मासूमियत की तस्वीर उसने भला पहले कब देखी थी। तीखे नैन नक्श रज़ाली सी आँखें जिनमें हैरत का वाज़ेह तासर था और कपकपाते कदम वो एक ख्वाब की कैफियत में उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा था। इससे पहले कि वो उसके करीब पहुंचता, वो छिपाक से ड्रेसिंग रूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद करके लंबी सांसें लेने लगी। उफ, ये दारिन को क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे थे। वो दिल ही दिल में डर रही थी, मगर जब 1 घंटे के बाद सादे से पिंक कॉटन के सूट में दुपट्टा सर पर जमाए बाहर निकली तो दारिन को सोता देखकर उसकी जान में जान आई। वो बिना आहट के आहिस्ता चलती हुई सोफ़े तक आई और एक बार फिर दारिन पर नज़र डालकर ख़ुद को मुतमईन किया और सोफ़े पर दराज हो गई और साथ ही दुपट्टा फैलाकर पैर से सर तक ओढ़ लिया। कुछ ही देर में वो बेखबर हो गई थी। दारिन नींबू आंखों से उसकी एक हरकत नोट कर रहा था। वो खुद तो बेखबर सो गई थी, मगर दारिन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बेड पर इधर से उधर कबड़ बदलते जाने कब वो भी बेखबर हो गया और सारी बेचैनी कहीं दूर हो गई। वलीमा 5 स्टार होटल में रखा गया था जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को मदऊ किया गया था। सुजाता इतने वीआईपी किस्म के अरेंजमेंट को देखकर दंग रह गई थी। उसके तो वहम गुमान में भी ऐसी शादी नहीं थी और फिर सब घर वालों का बर्ताव भी उसके साथ बहुत मोहब्बत भरा था। खासकर उसके ससुर और दादी माँ उससे बहुत खुश थे और बाकी सब भी उसे हाथों हाथ ले रहे थे। वो इस कदर तवज्जो पर बौखलाई जा रही थी। वो इन सोचों में इस कदर गलता थी कि उसे दारिन की आमद का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ और वो जूं की तूं बैठी रही। आर यू ऑल राइट? दारिन ने उसे यूँ निगाह टिका कर बैठी देखा तो पूछे बिना न रह सका। सुजाता ने चौंक कर उसकी शक्ल देखी। कोई प्रॉब्लम है? दारिन ने उसे हनूस गुमसुम देखकर दोबारा पूछा, मगर वो कोई जवाब देने की बजाय दारिन की तरफ से ज़रा सा रुख मोड़कर बैठ गई। दारिन उसकी इस हरकत पर एक लम्हे को खामोश रह गया। फिर जितनी देर उसके साथ बैठा रहा खामोश ही रहा। वो उसकी कैफियत को समझ रहा था। सुजाता के घर वालों के आते ही वो थोड़ी देर बैठकर उठ गया था ताकि सुजाता खुलकर अपने घर वालों से बात कर सके। वो मुसलसल उसे अपनी नज़रों में रखे हुए था। कहीं भी जाता नज़रें बार बार पलटकर सुजाता की तरफ ही जा उठती। जमाल भी सुजाता के वालिदैन के साथ आया था और मुंह बनाकर एक जगह बैठ गया था। सुजाता उसे देखकर मुस्कुराने लगी। दारिन ने एक टुक उसे देखे गया जिस पर उसकी भाभियों और भाइयों ने उसका खूब रिकॉर्ड लगाया था, मगर वो ठीक तरह से उनको जवाब नहीं दे पा रहा था। वो तो खुद अपनी हालत पर फिक्रमंद था। शादी के दिन से वो मुसलसल उसे ही सोचे जा रहा था, जबकि उस वक्फे में उनके दरमियान कोई बात हुई
बात नहीं हुई थी, मगर फिर भी वो उसके हवासों पर सवार थी। और सबीन, जो उसकी मोहब्बत थी, जिसको पाने के लिए उसने सुजाता को अपनाया था, इस दौरान एक लम्हे के लिए भी उसका ख्याल, उसकी याद, उसकी बात उसके जहन में नहीं आई थी। वो अपने जहन में बार बार सबीन को लाने की कोशिश कर रहा था, मगर नाकाम था। जैसे ही आंख बंद करता, सुजाता का खोया खोया अंदाज, उसकी हैरत ज़दा आंखें रोशन हो जाती और सबीन का ख्याल दूर कहीं तारीकी में खो जाता। आज भी वो बेखबर सो गई थी। होटल से घर तक आते हुए भी दोनों अपनी कार में अलहदा थे, मगर उसके बावजूद वो हनूस खामोश थी। सब में सुजाता की खामोशी को उसकी शर्म समझते हुए वो इन दोनों को अकेले ही घर भेज दिया, ताकि सुजाता और दारियन आराम से एक दूसरे से बात कर सके। मगर वो पूरे रास्ते आंखें बंद किए खामोश बैठी रही, जबकि दारियन वक्फे वक्फे से उस पर नज़र डालकर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर ज़बान की तरह उसका चेहरा भी खामोश सपाट था। कोई रंग, कोई एहसास नहीं था। एक सुकून था, एक खामोशी थी। वो मुसलसल सोचों में गुम उसके चेहरे पर निगाहें टिकाए बैठा था। उसका एक एक नक्श जहन नशीन कर रहा था। वो वजह खोज रहा था जो उसे डिस्टर्ब कर गई थी, मगर कुछ भी तो मुनफरिद नहीं था, कुछ भी तो बहुत अनोखा, बहुत मुख्तलिफ नहीं था, बल्कि वो तो शायद हसीन लोगों में भी शुमार नहीं होती थी। और सबीन की खूबसूरती तो पासिंग भी नहीं थी। सबीन की खूबसूरती और नज़ाकत ही तो थी जो उसे मुतासिर कर गई थी। मगर अब क्या था जो वो 2 दिन में ही सबीन को भूल गया। उसकी मोहब्बत एक ख्वाब लग रही थी और सुजाता एक हसीन हकीकत, जिसे वो पूरे एहसास के साथ महसूस कर रहा था, समझना चाह रहा था, मगर सब सामने होते हुए भी बहुत कुछ ओझल था। रात भर सोचते रहने की वजह से सुबह देर से आँख खुली, मगर सोफे पर नज़र पड़ी तो वो खाली देखकर वो एक जस्त में ही खड़ा हो गया। इधर उधर देखा, मगर कमरा उसके वजूद से खाली था। शायद नीचे होगी। वो खुद ही कियास करता हुआ वॉशरूम में घुस गया और 15 मिनट के बाद फ्रेश होकर नीचे आया तो वो दादी अम्मा के साथ बातें करती हुई दिखाई दी। स्काई ब्लू कलर की साड़ी में लंबे बालों की ढीली सी चोटी जो ढलक कर आगे आ गई थी। दादी की किसी बात पर मुस्कुराती हुई, बहुत पुरसुकून और मुतमिन। अस्सलाम वालेकुम। उसके बावाज़ बुलंद सलाम करने पर बस एक पल को उसने नज़र उठाकर देखा, फिर मसरूफ़ गुफ्तगू हो गई। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा बैठो। दादी ने उसे करीब बिठाकर बुलाएं ली। बहू, चलो अब नाश्ता लगवा लो, मेरा बेटा उठ गया है, रात भी इसने कुछ नहीं खाया था। दादी ने मोहब्बत से उसका चेहरा छूते हुए आयशा भाभी को हुक्म दिया, जो शायद पहले भी नाश्ते का पूछ चुकी थी। नाश्ता खुशगवार माहौल में किया गया। इतवार का दिन था, इसलिए सभी फारिग थे। और बेटा, अब क्या इरादे हैं? कहो तो स्विट्ज़रलैंड के लिए तुम दोनों की सीटें कंफर्म करवा दूँ। सुजाता ने चौंक कर दारियन को देखा, वो भी उसे ही देख रही थी। पापा, फ़िलहाल तो रहने दी, क्योंकि 1 महीने के बाद मेरे सेमेस्टर हैं, फिर इसके बाद देखेंगे। दारियन ने आसानी से बात समझाई, जिस पर सभी राज़ी थे सिवाय दादी के। मगर दारियन ने पापा से सिफारिश करवा कर उन्हें भी राज़ी कर लिया। सुने, दारियन, जो कार की चाबी उठाकर बाहर जाने के इरादे से निकल रहा था, सुजाता की आवाज़ पर फ़ौरन एड़ियों के बल उसके सिमत घूमा। थैंक यू, आपने सुबह जो कहा था उसके लिए। दारियन ने एकटुक उसकी शक्ल देखता रहा, कभी पलकें उठाती, कभी गिराती, कुछ कन्फ्यूज़ सी पिछले 3 दिनों से काफ़ी मुख्तलिफ लग रही थी। क्या यही कहने के लिए रोका था मुझे? दारियन ने उसकी घबराहट से हाथ उठाते हुए मुस्कुरा कर पूछा। जी, बस यही कहना था। सुजाता ने एक नज़र उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली, फिर उसकी नज़रों से बचने के लिए वार्डरोब खोल कर खड़ी हो गई। अगर कपड़े चेंज करने का इरादा है तो रहने दो, ये साड़ी तुम पर सूट कर रही है। वो अपनी बात कहकर रुका नहीं, तेज़ी से नीचे उतर गया और सुजाता उसके अल्फाज पर जहाँ थी वहीं थम गई। कुछ देर गुमसुम सी खड़ी रही, फिर वार्डरोब बंद करके बैठ के कोने पर टिक गई। क्या हमारी कमिटमेंट में इतनी गुंजाइश निकलती है कि हम एक दूसरे को सराह सकें? वो कितनी ही देर खुद से सवालों जवाब करती रही और उसे सोचती रही, मगर उसे अपने सवालों के जो जवाब मिल रहे थे वो उसे मज़ीद उलझा रहे थे। आखिर थक कर वो उठ गई और उन सवालों को आइंदा के लिए रख कर खुद भी नीचे आ गई, जहाँ दोनों भाभियाँ मम्मी जी के साथ बातों में मसरूफ़ थी। वो भी उनके साथ बैठकर इधर उधर की बातों में लगकर जल्दी बहल गई। शादी के बाद कुछ दिन तो दावतों में ही निकल गए और इस दौरान वो 2 बार अपने अम्मा अब्बा से भी मिलकर आ चुकी थी। अम्मा को तो अब तक उसकी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कई बार के पूछे हुए सवाल उससे पूछ चुकी थी और सुजाता हर बार नए सिरे से उनकी तसल्ली कराती। जिसको उसकी शादी का पता चला, सभी उसकी किस्मत पर रश कर रहे थे और वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि वो जिस काम को इतना आसान समझ रही थी वो इतना आसान नहीं है। लोगों की नज़रों में वो एक शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी और उसी हवाले से उससे सवाल भी किए जाते थे।
जिस पर वो बहुत दफ़ा कंफ्यूज हुई थी। कई बार झूठ बोलते बोलते उसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। सिर्फ 1 महीने में ही वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी असली खुद एतमादी और ज़बान दराजी शादी के बाद से ख़त्म होकर रह गई थी, और ये शायद उसके ज़मीर की मुलामत की वजह से ही हुआ था कि वो सबको धोखा दे रही है, सबके सामने ड्रामा कर रही थी, पर साथ साथ अपने अंदर एक वीरानी, एक सन्नाटा उतरता हुआ भी महसूस कर रही थी। मम्मी और दादी माँ जब उसकी मासूमियत पर वारी सदके होती तो वो अंदर तक कट कर रह जाती, और इतनी मोहब्बत और इतनी खुशियाँ पाकर भी वो खाली दामन होती जा रही थी। वो खुशियाँ जो उस छोटे से 2 कमरों के घर में थी, वो भी अब उस झूठी ज़िंदगी के आगे उसे एक अनमोल ख़जाने की तरह लगती। वो रह रहकर उन बेफ़िक्र दिनों को याद करती जहाँ बज़ाहिर तो कुछ नहीं था, मगर हंसी तो अपनी थी, मुस्कुराहटें तो सच्ची थी। दारियन खुद तो 15 दिनों के बाद से यूनिवर्सिटी जाने लगा था, मगर सुजाता को दादी ने कम से कम 1 महीने तक जाने से मना कर दिया था, और आज 1 महीना पूरा होते ही वो कल से यूनिवर्सिटी जाने का इरादा किए बैठी थी। इसलिए शाम को जैसे ही दारियन घर लौटा, वो उसके पीछे पीछे ही ऊपर चली आई। खैरियत, कोई प्रॉब्लम है क्या? दारियन ने बैग एक तरफ रखकर जूते उतारते हुए पूछा। जी, पहले आप खाना खा ले, फिर बात करूँगी। दारियन ने जूतों के तस्मे खोलते हुए तिरछी नज़र से उसे देखा, जो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाए खड़ी थी। मैं खाना खा कर आ रहा हूँ, तुम्हें जो कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ। दारियन ने जूते उतारकर बेड पर नींद दराज होते हुए कहा। सुजाता ने जल्दी से जूते उठाकर रैक में रखे और फिर खुद भी बेड के कोने पर टिक गई। दारियन बगौर उसकी कैफियत को नोट कर रहा था। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, मैं यूनिवर्सिटी नहीं गई, और फिर मेरे सेमेस्टर भी 8 दिनों में शुरू हो जाएंगे, इसलिए मैं अब मज़ीद अपनी स्टडी का हर्ज नहीं कर सकती। मुझे कल से यूनिवर्सिटी जाना है, ताकि जो कुछ पिछले दिनों मिस हो गया है उनसे अगले चंद दिनों में कवर कर लूँ। सुजाता ने अपनी पूरी बात कहकर उसकी तरफ देखा, जो अपने दोनों हाथ सर के नीचे रखे बैक ग्राउंड के साथ टेक लगाए उसे ही देख रहा था। ठीक है, फिर कल मेरे साथ ही चलना। सुजाता उसकी इजाज़त मिलते ही खुशी से मुस्कुराने लगी। थैंक यू सो मच। अब एक काम और है, अगर आप कर दें तो। दारियन ने पहली बार उसे यूँ खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। हाँ कहो। उससे बेड से नीचे उतरकर स्लीपर पहनते हुए सुजाता के खिले खिले चेहरे को देखा। आप दादी से इजाज़त ले लें, उन्होंने 1 महीने का कहा था और आज 1 महीना हो गया है। सुजाता की बात पर उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। ठीक है, ये काम भी हो जाएगा, और कुछ नहीं, बस यही कहना था। अब आप कपड़े चेंज कर लें, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। सुजाता ने खुशी खुशी नीचे की जानिब कदम बढ़ाए थे कि दारियन ने आवाज़ दे ली। मुझे आज मालूम हुआ है कि तुम्हारी मुस्कुराहट मोनालिसा से कम नहीं, शायद इसलिए तुम इसको बहुत कम अपने चेहरे पर लाती हो। ये कहने के साथ ही वो वॉशरूम में चला गया, जबकि सुजाता होंठ पीछे कुछ देर वहीं खड़ी रही, फिर नीचे आकर उसके लिए चाय बनाने लगी, मगर ध्यान सारा दारियन के जुमले में ही अटका हुआ था। इस बेध्यानी में गरम गरम पानी कप की बजाय सीधे पैर पर गिरा और कप हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। छनाके की आवाज़ पर मरियम भाभी किचन में आई तो सुजाता को पैर पकड़े देखकर घबरा गई। क्या हुआ? जल्दी से उसके पैर से हाथ हटाकर देखा, जहाँ गहरा सुर्ख निशान बन गया था। ओफ, ये तो बहुत सुर्ख हो रहा है, छाला बन जाएगा। चलो जल्दी, मैं कोई ट्यूब लगा देती हूँ। उठो। भाभी ने सहारा देकर उसे डाइनिंग टेबल से चेयर घसीट कर बिठाया, खुद क्रीम लेने भागी। दारियन सीटी पर शौक से धुन बजाता हुआ नीचे उतरा तो उसे टेबल पर सर रखे देखकर सीधा उसके पास चला आया। क्या हुआ? तुम तो चाय लेने गई थी। सुजाता ने जल्दी से चेहरा उठाकर गीली आंखें साफ की। क्या हुआ सुजाता, तुम रो क्यों रही हो? दारियन उसकी गीली पलकें देखकर परेशान हो उठा। इतनी देर में भाभी ट्यूब लेकर आ गई। लाओ पैर दिखाओ, मैं ट्यूब लगा दूँ, थोड़ी देर में तकलीफ़ कम हो जाएगी। भाभी के झुकने पर उसकी नज़र भी पैरों पर पड़ी, जहाँ अब हल्के सुर्ख छाले नज़र आ रहे थे। ये क्या हुआ है भाभी? ये पैर कैसे ज़ख्मी हुआ? दारियन ने घुटने के बल बैठते हुए पूछा और साथ साथ पैर को इधर उधर हिलाकर देखा, जहाँ भाभी ट्यूब लगा चुकी थी। कुछ नहीं, शायद चाय बनाते हुए गरम गरम पानी पैर पर गिर गया था, इसलिए छाले पड़ गए हैं। भाभी, आखिर दादी माँ एक बावर्ची रखने क्यों नहीं देती? हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मगर दादी माँ की ये ज़िद मेरी समझ में नहीं आती कि खाना घर की औरतें ही बनाएंगी। दारियन ने सुजाता की तकलीफ़ का ज़िम्मेदार दादी की ज़िद को करार देते हुए नरूठेपन से भाभी से पूछा, जो उसकी बात पर मुस्कुराने लगी। देवर जी, ये बात आज कुछ ज़्यादा ही बुरी नहीं लग रही आपको? इससे पहले भी घर की औरतें ही खाना बनाती रही हैं, फिर आज ये गुस्सा अपनी बेगम की वजह से तो नहीं है? भाभी की बात पर वो उन्हें घूर कर रह गया, जबकि सुजाता अपनी सारी तवज्जो पैर पर लगाकर भाभी और दारियन की नज़रों से बचने की कोशिश करने लगी। बड़ी भाभी और मम्मी जी भी शोर सुनकर डाइनिंग हॉल में आ गई। मम्मी जी, आज दानी बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि आज इनकी बेगम को किचन में काम करते हुए तकलीफ़ जो पहुंची है। छोटी भाभी ने बड़ी भाभी को आंख मारते हुए शरारत से कहा, जिस पर दारियन पैर के बल मम्मी की सिमत घूमा। मम्मी, भाभी गलत बयानी कर रही हैं, मुझे गुस्सा दादी की बेजा ज़िद पर है, ना कि सुजाता के काम करने पर आपकी बात का बैकग्राउंड तो वही है देवर जी। भाभी ने मज़ीद तपाने के लिए जुमला कसा, जिस पर वो वाकई तब कर रह गया। मम्मी भी भाभी की शरारत
को समझकर मुस्कुराने लगी। दानी बेटा, तुमने वो मकूलता सुना होगा कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। बस इसीलिए आपकी दादी का हुक्म है कि घर का किचन घर की औरतें ही संभालेंगी, ताकि इस घर के मर्दों के दिलों पर उनकी बीवियों के अलावा कोई दूसरा राज ना कर सके। मम्मी की वजाहत को बड़ी गौर से सुनता हुआ दानियान आखिर में कहके लगाकर हंसने लगा। ओह गॉड माम, इसका मतलब है कि हीर रांझा, सोनी महिवाल वगैरह सच्ची मोहब्बत सिर्फ एक कहानी ही है, हकीकत नहीं। दानियान ने बमुश्किल हंसी रोक कर पूछा। लड़के सुधर जाओ, बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो। अभी तुम्हारी दादी ने सुन लिया ना तो सारी रात लेक्चर सुनना पड़ेगा तुम्हें, मम्मी ने मसनूई खफगी से घूरते हुए डांटा। नो मॉम, इट्स रियली अमेजिंग, मुझे तो आज ये बात मालूम हुई है, जब भी छोटी भाभी मुझे अक्सर बेशतर किचन में ही मिलती हैं। दानियान ने फ़ौरन बदला बराबर करने के लिए भाभी को मिसाल बनाया। सुजाता, अपने मियाँ को रस्सी बांध कर रखो, ये बहुत इधर उधर नज़रें रखने लगा है। भाभी ने कब से खामोश बैठी सुजाता को मुखातिब किया, जो खुद को मौजूद गुफ्तगू बनता देखकर परेशान हो गई। मम्मी ने फ़ौरन उसकी परेशानी को भांप लिया। अरे भाई बच्चों, बस करो, बहुत हो गया मजाक, सारे मर्द ऑफिस से आते होंगे। दानियान, तुम सुजाता को ऊपर कमरे में ले जाओ ताकि थोड़ी देर आराम कर ले तो उसके पैर की सोजिश कम हो। और बहू, खाने का कुछ करो, अभी सब आते ही भूख भूख का शोर मचा देंगी। मम्मी के इशारे पर दानियान ने सुजाता को सहारा देकर खड़ा किया और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ तय करके बेड पर ले जाकर बिछा दिया। अब कल यूनिवर्सिटी जाने का ख्याल जहन से निकाल दो और आराम करो। अब तो दादी माँ किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगी अपने चहीते पोते की बीवी को इस हालत में यूनिवर्सिटी जाने की। दानियान की बात सुनकर वो परेशान उठी। मगर मेरा जाना ज़रूरी है, वरना पेपर देने की परमिशन नहीं मिलेगी इतने दिनों तक गैर हाजिरी पर, और फिर मुझे पिछला नुकसान भी पूरा करना है। दानियान इसकी बात पर खुद भी सोच में पड़ गया। ऐसा करते हैं कि कल तुम आराम करो, परसों से देखेंगे, और कल मैं कोशिश करके तुम्हारे पिछले असाइनमेंट कहीं से लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना मैं खुद बना दूंगा। मगर तुम टेंशन मत लो, आराम करो, ओके। दानियान ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी। खुद एक दोस्त के घर का कहकर निकल गया, जबकि सुजाता एक नए एहसास में घिर गई जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रही थी। वो खुद को अब कमज़ोर पड़ता हुआ महसूस कर रही थी। ये क्या होता जा रहा है मुझे? मैं क्यों उसे इस कदर सोचने लगी हूँ? क्यों उसे अपने करीब देखना चाहती हूँ? क्यों उसकी हर बात पर सर खम कर देती हूँ? क्यों ये भूल जाती हूँ कि ये मेरा मकसद क्या है और मेरा इससे रिश्ता क्या है? मैं क्यों अपनी औकात भूल रही हूँ? मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना, मुझे पहले जैसी मजबूत बनना है। हाँ, मुझे मजबूत बनना है। वो घुटनों में मुँह दिए रोते हुए खुद से हद कर रही थी जब बड़ी भाभी चाय लेकर आ गई। लो सुजाता, चाय पी लो। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? क्या ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है? भाभी उसका आंसुओं में तर चेहरा देखकर परेशान हो गई। कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही दिल चाह रहा था। सुजाता ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बात को मजाक में उड़ाना चाहा। अजीब लड़की हो भाई तुम, नई शादी के बाद तो चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाती, दिल बेबाद हंसने के बहाने ढूंढता है, और तुम हो के रोने का बहाना ढूंढ रही हो। मेरी शादी जब हुई थी तो दाऊद मुझे टोकते रहते थे कि इतना मत हंसा करो वरना नज़र लग जाएगी। भाभी मुस्कुराते हुए अपने दिलों में खो गई, जबकि सुजाता ने दिल ही दिल में उनका ध्यान बटने पर शुक्र अदा किया और उनसे उनकी शादी के किस्से सुनने लगी। 2 दिनों के बाद दादी अम्मा और पापा ने आज बड़ी मुश्किल से यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त दी थी और गाड़ी में बैठने तक उसे मुस्तकिल नसीहत करती रही थी। साथ दानियान को भी उसका ख्याल रखने की हिदायतें दे रही थी। दानियान पूरे रास्ते खामोशी से ड्राइव करता रहा और सुजाता दिल ही दिल में खुद को लोगों के सवालात के लिए तैयार कर रही थी। इतने दिन गैर हाजिरी का जवाब भी तो देना था। बहुत कम लोग ही उन दोनों की शादी के बारे में जानते थे, और वो भी दानियान के चंद एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स ही जानते थे। चेक पोस्ट पर दोनों ने अपने अपने कार्ड्स चेक कराए, फिर पार्किंग में जाकर कार साइड की। सुजाता बाहर निकलकर साइड पर खड़ी होगी। दानियान कार का लॉक करके घूमकर उसकी तरफ आया, मोबाइल सेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये सेल अपने पास रखो, और कोई प्रॉब्लम हो तो घर कॉल करके ड्राइवर को बुलवा लेना। वैसे मैं खुद ही 12 बजे तक तुम्हारी डिपार्टमेंट का चक्कर लगा लूँगा। सुजाता सेल लेते हुए झिझक रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। और आप क्या करेंगे अगर आपको ज़रूरत हुई सेल की तो? दानियान हनूज हाथ आगे बढ़ाए खड़ा था, मगर सुजाता ने अभी तक सेल नहीं थामा था। आज तुम रख लो, फिर शाम में नया सेल ला दूँगा तुम्हें, ओके? और अब मैं चलता हूँ। सुजाता ने सर झुकाते हुए सेल लेकर अपने पर्स में रखा और उसे खुदाफिज कहकर आगे बढ़ गई। पूरा दिन मसरूफियत में गुजर गया। इतने दिन का खसारा पूरा करने के चक्कर में वो पूरी तरह थक गई थी, और ऊपर से इतने दिन तक की गैर हाजिरी पर सबके सवालात के जवाब देते देते वो आजिज़ आ गई। 11 बजे इकनॉमिक्स की क्लास लेकर बाहर निकली तो मोबाइल बज उठा। वो पहले तो कशमकश में रही कि कॉल रिसीव करे या ना करे, मगर फिर कुछ सोचकर पुश का बटन दबाया और सेल कान से लगाया। दानियान, माय लव, वेयर आर यू? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ मगर लाइन मिल कर ही नहीं दे रही थी। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी कहीं जा रही हूँ। तुम सुनाओ कैसे हो? सुजाता खामोश रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। हेलो दानी, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो?
और कहीं तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं? अभी सुजाता दूसरी तरफ की गलतफहमी दूर करने ही वाली थी कि वो दोबारा शुरू हो गई। सॉरी दानी, कल मैं अपनी क्लास फेलो के साथ कुछ देर के लिए बाहर घूमने गई हुई थी, इस वजह से तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सकी। और परसों भी तुमने कॉल की थी तो मैं उस वक्त सो रही थी, आज मैंने इसीलिए खुद कॉल की है। आई एम रियली वेरी सॉरी डियर। अब सुजाता को गुस्सा आ रहा था, उससे कोई जवाब दिए बगैर ही लाइन काट दी और सेल ऑफ करके बैग में रख दिया। वहाँ मेरी केयर सबके सामने ऐसे करते हैं जैसे मुझसे कोई ज़्यादा अजीज़ ही नहीं है, और यहाँ यूनिवर्सिटी आकर लंदन कॉल की जाती है। वो गुस्से में मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती हुई कैफेटेरिया की तरफ चली जा रही थी, मगर रास्ते में दारेन को एक लड़की के साथ बैठा देख कर उसके पैर से जाकर सर पर लगी वो कैफेटेरिया की बजाय सीधा दारेन के सर पर खड़ी हो गई। अगर आपको फुर्सत मिल गई हो तो चलें घर। दारेन ने एक पल को चौंक कर उसके सुर्ख तपे तपे चेहरे को देखा, फिर मुस्कुराते हुए माहीन को मुखातिब किया। माहीन, शी इज़ माई वाइफ सुजाता दारेन। और सुजाता ये मेरी फूफीजाद कज़न है माहीन, जो शहर से बाहर होने की वजह से हमारी शादी में नहीं आ सकी थी। माहीन ने हैरत से दारेन को देखा, फिर हाथों का मुक्का बनाकर उसके शाने पर दे मारा। यू इडियट दानी, ये इसी यूनिवर्सिटी में होती है और तुम अब मिलवा रहे हो मुझे उससे। फिर घूमकर माहीन ने अपना रुख सुजाता की तरफ किया, जो उन दोनों से लापरवाह इधर उधर देख रही थी, मगर ध्यान सारा उनकी तरफ ही था। आओ सुजाता, यहाँ बैठो। मुझे वाकई मालूम नहीं था कि तुम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, वरना मैं तुमसे ज़रूर मिलती। माहीन ने खलूस से उसे बैठने की दावत देते हुए वजाहत दी। इनको अपने आप से फुर्सत होगी तो ये दूसरों की तरफ देखेंगे। एनीवे, इस वक्त मुझे घर जाना है, आपसे तो अब बात होती ही रहेगी। दारेन हैरत से सुजाता की शक्ल देखता रहा, फिर माहीन को देखा जो खफ़त से सुर्ख चेहरा लिए ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। सॉरी माहीन, मुझे वाकई याद नहीं रहा कि दादी ने 12 बजे आने का कहा था और अब 11:15 तो हो ही रहे हैं। हम चलते हैं, अगर तुम भी चलना चाहो तो चलो। दारेन ने खुशदिली से ऑफ़र करके माहौल की कसावत को कम करना चाहा। नो थैंक्स, तुम लोग जाओ, मुझे भी अब घर जाना है। ओके सुजाता, मैं अब चलती हूँ। माहीन ने हाथ बढ़ाते हुए इजाज़त मांगी और फिर खुदाफिज़ कहकर चली गई। दारेन अब गुस्से से सुजाता की तरफ मुड़ा, जो रुख मोड़े खड़ी थी। ये क्या बदतमीज़ी थी, तुम्हें ज़रा से भी मैनर्स नहीं है। मगर उसे उसी स्टाइल में पीठ मोड़े खड़ा देख कर दारेन मज़ीद तब गया और उसका बाजू खींचकर उसका रुख अपनी तरफ किया। मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, ये क्या हरकत थी? वो क्या सोच रही होगी, तुम्हें ज़रा सा भी एहसास है? वो दांत भींचते हुए बुराया, मगर वो हुनूर दूसरी तरह पुरसुकून खड़ी रही और उसका ये सुकून दारेन को मज़ीद आग बगोला कर रहा था। चलो, तुमसे तो मैं घर चलकर बात करूँगा। दारेन उसका हाथ पकड़कर बज़ाहिर बहुत सुकून से आगे बढ़ा, मगर उसकी सख्त गिरफ्त से सुजाता को उसके गुस्से का अंदाज़ा हो रहा था। घर पहुंचकर उसे कमरे में आने का हुक्म दिया, जो खुद धप धप करता हुआ पहले ही ऊपर चला गया। वो जानबूझकर आधे घंटे के बाद फ्रेश होकर ऊपर आई। आज बड़े दिनों बाद उसकी वही ज़िद्दी तबीयत ऊद कर आई थी। मैंने तुमसे कहा था फ़ौरन ऊपर आओ, पर तुम जानबूझकर देर से आई हो। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, दारेन गुस्से से उसकी तरफ लपका। आई एम सॉरी, मैं आपके हुक्म की पाबंद नहीं और ना ही आपकी ज़र खरीद, जो एक आवाज़ पर भागी चली हूँ। उससे साइड से निकलने की कोशिश करते हुए सुकून से जवाब दिया गया, मगर उसके जवाब पर दारेन को पतंगे लगे। वो गुस्से से पागल हो उठा। शट अप, यू जस्ट शट अप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस किस्म के अल्फाज कहने की? दारेन ने उसे कलाई से पकड़कर वापस अपने मुकाबिल किया। यही सवाल मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि दारेन का भारी हाथ उसके चेहरे पर अपने निशान छोड़ गया। सुजाता शदीद हैरत से आंखें फाड़े उसे देखती रही कि जिसके चेहरे पर एक पथरीला तनाव और आंखों में शदीद गुस्सा था। आइंदा एक लफ्ज़ भी मुझसे फालतू कहा तो याद रखना, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तुमने मेरी नरमी देखी है, गुस्सा नहीं, और कोशिश करो कि मुझे गुस्सा कम से कम आए, वरना नुकसान सरासर तुम्हारा ही होगा। वो उंगली उठाकर उसे तंबी करता हुआ वॉशरूम में चला गया, जबकि सुजाता वहीं हैरत तो सदमे से खड़ी की खड़ी रह गई। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बात इतनी जल्दी इस कदर बढ़ जाएगी कि वो उस पर हाथ भी उठा लेगा। दारेन अपनी कार की चाबी उठाकर बाहर निकल गया और उस पर एक निगाह गलत डालना भी ज़रूरी नहीं समझा। सुजाता उसके जाने के बाद जो रोना शुरू हुई तो आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। उसने इतना बस अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। पता नहीं सबीन की कॉल के बाद उसे इतना गुस्सा क्यों आया था कि वो दारेन से बदतमीज़ी कर गई थी। काफ़ी देर रोने के बाद उसे दारेन का ख्याल आया तो जल्दी से मुँह धोने चली गई। वो नहीं चाहती थी कि दारेन उसके आंसू देखे और उसका मजाक उड़ाए, इसलिए उसके आने से पहले जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ गई और बड़ी भाभी के बेटे अली और माहम के साथ खेलने में लगी। वो चाहती थी कि दारेन जब आए तो उसे खुशपाश देकर चल जाए। वो काफ़ी देर अली और माहम की मासूम शरारतों में मसरूफ़ रही, मगर दारेन लौट कर नहीं आया। अब तो उसे गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। पापा और दाऊद भाई भी ऑफिस से आने के बाद दारेन का पूछ चुके थे।
अब उसे भी फिक्र हो रही थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, सुजाता की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। दारैन दोपहर तकरीबन 2 बजे का निकला हुआ था और अब रात के 9 बज रहे थे। वो अपना सेल फोन भी ले जाना भूल गया था, जो सुजाता के बैग में बंद पड़ा हुआ था। मम्मी भी काफ़ी परेशान हो गई थी। उसके तमाम दोस्तों के यहाँ फ़ोन करवा चुकी थी, मगर उसका कहीं पता नहीं था। रात तकरीबन 10:30 बजे के करीब उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो सबकी जान में जान आई। मम्मी और दादी बाकायदा उसकी क्लास लेने के लिए तैयार खड़ी थी, जबकि सुजाता एक तरफ सर झुकाए खड़ी खुद को उन सब की परेशानी का ज़िम्मेदार समझ रही थी। दारैन, इधर आओ। उसने जैसे ही लाउंज पर कदम रखा, मम्मी ने सख्ती से उसे हुक्म दिया। जी मम्मी। वो होंठ पीछे, दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। कहाँ थे अब तक? टाइम देखा है क्या हुआ है? ज़रा ख्याल है तुम्हें हमारा कि हम लोग कितने परेशान थे? कहाँ कहाँ कॉल करके मालूम नहीं किया हमने? कम से कम अपना मोबाइल तो ऑन रखते। वो सर झुकाए मम्मी की डांट सुनता रहा। सॉरी माम, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वो दूर खड़ी सुजाता पर एक नज़र डालकर सीधा ऊपर चला गया। किसी और को कहने सुनने का मौका दिए बगैर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। देखिए आपने उसकी हरकत, किसी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। उसने सीधा ऊपर चला गया। मम्मी ने गुस्से से पापा को मुखातिब किया, जो खामोश बैठे न्यूज़ देख रहे थे। अरे बेगम, जवान औलाद पर इस तरह सबके सामने जीरा करोगी तो ऐसा तो होगा ही। अभी वो वापस आया है, पहले उसे कुछ देर बैठने देती। आप भी आते ही शुरू हो गई। जाओ बेटा सुजाता, देखो उसे जाकर किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, खाने पीने का पूछो उससे। सुजाता पापा का हुक्म मिलते ही मरे मरे कदमों से ऊपर की जानिब बढ़ गई, जबकि मम्मी अब पापा पर अपना गुस्सा निकाल रही थी। सुजाता ने डरते डरते अंदर कदम रखा। वो आंखों पर बाजू रखे जूतों समेत बेड पर दराज था। वो कुछ देर खड़ी सोचती रही कि मुखातिब करे या ना करे, मगर फिर हिम्मत करके पूछ लिया, खाना लाऊं आपके लिए? वो कुछ देर जवाब का इंतज़ार करती रही, लेकिन जवाब ना पाकर दोबारा पूछा, दारैन खाना खा ले, मैं यही ला देती हूँ। अब दारैन ने गुस्से में आंखों से बाजू हटाया तो सुजाता उसकी सुर्ख आंखें देखकर सर झुका गई। बहुत खुशी हुई होगी तुम्हें सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा कर। तुम्हारे दिल को सुकून मिला होगा। सुजाता खुद को बेबस महसूस कर रही थी। भला पहले कब इस किस्म की सिचुएशन से वास्ता पड़ा था? पहले कभी किसी को मनाने की नौबत ही कब आई थी? उसने एक नज़र दारैन को देखा, जो उस पर नज़रें गाड़े हुए था। आप अगर कहें तो मैं मम्मी को बता दूं कि आपको भूख नहीं है, बाद में खा लेंगे। अब वो यहाँ से भागने का बहाना ढूंढ रही थी, मगर उसका ये कहना गज़ब हो गया। वो मज़ीद सीख पा हो गया। हाँ, ताकि नीचे अब एक नया तमाशा खड़ा हो जाए और जो मेरी थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है वो भी खाक हो जाए। तुम और कर भी क्या सकती हो? वो दरवाजे के पास से हटकर बेड के कोने पर आकर बैठ गई और कुछ देर उसकी शक्ल देखती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता से गोया हुई। देखें, मुझे किसी को मनाना नहीं आता, और ख़ासकर लड़कों को। मेरे घर में मेरे अब्बा के अलावा और कोई मर्द नहीं है, मेरा मतलब है, और कोई आदमी नहीं है, और ऐसी सूरत हाल से मेरा पहली बार वास्ता पड़ा है। दारैन के एक्सप्रेशन देखने के लिए वो कुछ देर के लिए रुकी और फिर से गोया हुई। आपको शायद अजीब लगे, पर यह सच है कि मुझे मनाना बिल्कुल नहीं आता। मुझे मालूम है कि गलती मेरी थी। असल में यूनिवर्सिटी में जब मैं इकनॉमिक्स की क्लास देकर निकली तो बीन की कॉल आई थी, और फिर पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आया कि मैंने माहिन से भी बदतमीज़ी कर गई। आई एक्सट्रीमली सॉरी। वो सर झुकाए अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी, बल्कि दारैन हैरत से उसकी शक्ल देख रहा था, जहाँ सच्चाई और मासूमियत बहुत वाज़ेह नज़र आ रही थी। वो जान गया था कि उसका कहा हुआ एक एक लफ्ज़ सच है, बल्कि वो इस वजह को भी जान गया था जिसकी वजह से ये सारा फसाद खड़ा हुआ था। और अब दारैन के चेहरे पर गुस्से की बजाय मुस्कुराहट थी और बदगुमानी के बादल छट गए थे। क्या आप अब भी नाराज़ हैं? सुजाता उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देख चुकी थी, पर अपनी तसल्ली के लिए उसके मुंह से सुनना चाह रही थी। नहीं, अब कोई नाराज़ी नहीं है। तुम अगर पहले बता देती तो इतना हंगामा तो नहीं होता, और ना ही मैं तुम पर हाथ उठाता। अब वो खजल सा सर खुजाते हुए अपनी गलती का भी एतराफ़ कर रहा था। मैं आपको बताने ही वाली थी, पर आपके साथ माहिन को देखकर मुझे और गुस्सा आ गया था। सुजाता की बात सुनकर दारैन कहकहा लगाकर हंस पड़ा, जबकि सुजाता मसनूई गुस्से से उसे घूरने लगी। ओ यार, तुम सब लड़कियां एक सी होती हो। अपने शोहर को ज़रा सी देर किसी दूसरी औरत के साथ देख लो तो जल भून कर रह जाती हो। हाँ बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोग अपनी बीवी को दूसरे आदमी के साथ देखकर जल जाते हैं। सुजाता ने तब कर फ़ौरन बदला उतारा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी लड़ाका हो, वरना शादी करने से पहले एक बार ज़रूर सोचता। सुजाता उसकी बात पर खुद भी मुस्कुरा गई। कुछ देर पहले का टेंशन ज़दा माहौल अब फिर से पुरसकून हो गया था। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हुए दारैन उसे नया मोबाइल सेट देना नहीं भूला। आपको याद रहा? सुजाता हैरत मुसर्रत से पूछे बिना ना रह सकी। हाँ मुझे याद था। दारैन ने कार के रिवर्स गियर लगाते हुए एक नज़र उसके पर मुसर्रत चेहरे पर डाली।
कल और आज में कितना फ़र्क है। कल तक हम लोग एक दूसरे से बात भी ब्रायन नाम ही करते थे और आज हम एक दूसरे के मिजाजों को किसी हद तक जानने लगे हैं। सुजाता मसरूर सी बाहर देखते हुए कल से आज सुबह तक के वाक़यात को दोहरा रही थी। सोच रही थी कि दारैन की आवाज़ पर चौंकी। सुजाता, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? दारैन ने उसे पुरुम्मीद नज़रों से देखते हुए पूछा। सुजाता उसकी बात पर एक लम्हे को खामोश रह गई, फिर कुछ सोच कर इस बात में गर्दन हिला दी। तो फिर मिलाओ हाथ और दोस्ती का आगाज़ करो, दारैन ने दायां हाथ बढ़ाते हुए कहा। सुजाता ने झिझकते हुए अपना हाथ आहिस्ता से आगे बढ़ा दिया, जिसे दारैन ने बहुत गर्मजोशी से थाम कर छोड़ दिया। बाकी का रास्ता भी उसी तरह एक दूसरे से छोटी छोटी बातें करते हुए गुजर गया। सेमेस्टर का 1 महीना तो यूं पड़ लगा कर गुजरा कि मसरूफियत में दिन रात का पता नहीं चला। खासकर सुजाता के लिए ये महीना बहुत मसरूफ़ तरीन और मेहनत तलब था। दारैन का ये आखिरी सेमेस्टर था फाइनल ईयर का, इसलिए वह सेमेस्टर के 1 हफ्ते बाद ही पापा के साथ ऑफिस जाने लगा था, जबकि सुजाता कुछ दिनों के लिए अपनी अम्मा के घर आ गई थी। अम्मा, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा भी था मैं नमाज़ पढ़कर चटनी पीस दूंगी, मगर तुम भी मेरी ज़रा सी आंख लगने पर लेकर बैठ गई। मुझे जगा दिया होता। सुजाता के कान में जैसे ही सिलबट्टे की आवाज़ पड़ी, वो कच्ची नींद से बाहर भागी जहाँ अम्मी चटनी पीस चुकी थी। अरे नहीं बेटा, शादी के बाद पहली बार कुछ दिनों के लिए आई है और उसमें भी सारा दिन काम में लगी रहती है। बस तूने कबाब और बिरयानी बनाई तो मैंने सोचा चटनी खुद ही बना लूँ। तुझे अब कहाँ आदत होगी इन पत्थरों के साथ जतन करने की। अम्मा ने सिल पर बिछी हुई चटनी पर हल्का सा पानी का छींटा मारकर कटोरे में घसीटते हुए मोहब्बत से चूर लहजे में कहा। अम्मा की शादी के बाद मैं इतनी पराई हो गई हूँ कि अपने घर में काम भी नहीं कर सकती, और ये तुमने क्या कहा कि पत्थरों का भला? बचपन की आदत चंद दिनों में कैसे भूल सकती है? बल्कि मैं तो वहाँ भी एक अदद सिल मंगवाने के चक्कर में हूँ। चटनी का मज़ा ही सिल पर पीस कर आता है। सुजाता ने मोहब्बत से अम्मा के हाथ से चटनी का कटोरा लेकर फ्रिज में रखा, खुद उनके गले में हाथ डालकर तक लाई और अम्मा को तख्त पर बिठाकर खुद दस्तरखान लगाने लगी। सुजाता, एक बात तो बता, अम्मा ने पानदान से छाले निकालकर सरोते से काटते हुए कहा। जी अम्मा, पूछे। सुजाता ने प्लेटें दस्तरखान पर लगाते हुए मसरूफियत से जवाब दिया। ये दारैन बेटा तो ठीक है ना तेरे साथ? सुजाता के हाथ कपकपा के रह गए। उसने घबरा कर माँ को देखा। वो पूरी तंदही से छालियाँ काटने में मसरूफ़ थी। जी अम्मा, वो बिल्कुल ठीक है मेरे साथ, बल्कि वो क्या सारे घर वाले ही मुझे बहुत चाहते हैं, और अम्मा, दादी अम्मा और पापा तो मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं होता कि मैं अपने घर में हूँ या ससुराल में। वो दस्तरखान लगाकर अम्मा के पास ही तख्त पर आकर बैठ गई और पानदान से छालिए के छोटे छोटे दाने लेकर मुंह में डालने लगी। शुक्र अदा किया कर बेटा अल्लाह का, जिसने तेरा नसीब यूं खोला कि पता नहीं मेरी या तेरे अब्बा की कोई नेकी थी जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मैं तो दिन रात दुआ करती हूँ जैसे तेरा नसीब खुला है, अल्लाह सब की बेटियों के नसीब खोले। अब वो पानदान समेट कर रखते हुए साथ साथ उसे तलकीन करने लगी और वो एक बार फिर बददिल हो गई, ये सोचकर कि वो सबको धोखा दे रही है। ये सारी खुशियाँ और अपनायत उधार है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये शादी नहीं है, बल्कि एक एग्रीमेंट है जिसमें वो सब की खुशियों को दाव पर लगा चुकी है। खुदा किसी की भी बेटी का नसीब मेरे जैसा ना करे। अम्मा, मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकती कि ऐसी दुआएं मत किया करो। वो तेज़ी से भागकर अंदर कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिरकर आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश में हलकान हो गई। वो आंखें बंद किए अपने आंसू अंदर उतारने की कोशिश कर रही थी जब मोबाइल पर बेल होने लगी। जल्दी से भागकर स्क्रीन पर दारैन का नंबर देखकर 2-3 लंबी सांसें खींची और धड़कते हुए दिल को काबू किया। हेलो, वो मुश्किल धीमी सी आवाज़ निकली। हेलो सुजाता, कहाँ थी? कब से बेल जा रही थी? क्या सो रही थी? नहीं, मैं दस्तरखान लगा रही थी खाने के लिए, इसलिए शायद आवाज़ देर से सुनी थी। और सुनाई, सब ठीक है? दादी माँ और बाकी सब कैसे हैं? सुजाता ने जल्दी से सफाई पेश की, मुबादा कहीं वो समझ ही ना जाए, मगर शो में किस्मत वो समझ ही गया। हाँ, सब खैरियत है। तुम सुनाओ, क्या तबीयत ख़राब है? तुम्हारी आवाज़ काफ़ी भारी हो रही है। सुजाता ने होंठ पर मुश्किल दबाकर खुद को रोने से रोका। नहीं, वैसे ही असल में अभी सलाद बनाया ना, तो आंखें जल रही थीं। बरवक्त बहाना सूझने पर उससे खुदा का शुक्र अदा किया। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं बिज़नेस ट्रिप पर कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। देखो, शायद 10-15 दिन लग जाएं। चाइनीज़ डेलीगेशन से भी मिलना है और कुछ मशीनरी भी परचेज़ करनी है। इसलिए इस दौरान अगर तुम्हें घर वापस आना हो तो मम्मी को कॉल करके ड्राइवर को बुलवा लेना, और अगर कुछ दिन और रहना चाहो तो रह सकती हो। मेरी आज शाम 4 बजे की फ़्लाइट है, इसलिए शायद तुमसे मिलने ना आ सकूं। अब मैं रखता हूं, थोड़ी देर फ्रेश होकर कुछ पैकिंग भी करनी है। अम्मा को मेरा सलाम कहना, इंशाल्लाह जल्द ही वापस आके उनसे भी मिलूँगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दारैन ने जल्दी बात ख़त्म करके फ़ोन बंद कर दिया। सुजाता बस मोबाइल को देख कर रह गई।
दिल वैसे ही उदास हो रहा था, अब उसके जाने का सुनकर बिल्कुल ही उचाट हो गया। सुजाता कहाँ रह गई बेटा, खाना ठंडा हो जाएगा। बाहर से अम्मा की आवाज़ सुनकर उसने मोबाइल वापस टेबल पर रखा और ख़ुद बाहर आ गई। दिल उस वक्त किसी चीज़ को नहीं चाह रहा था और खाने का तो बिल्कुल मूड नहीं था, मगर अम्मा के ख्याल से वो ज़बरदस्ती निवाले हलक से उतारने लगी। दारैन को इस्लामाबाद गए 10 दिन हो चुके थे और उस दौरान उसके 3 फ़ोन भी आ चुके थे, मगर किसी फ़ोन पर भी उसने आने का नहीं कहा था। सुजाता को अम्मा के घर से आए भी 2 दिन हो चुके थे। वो दिन गिन रही थी, बिल्कुल गैर इरादी तौर पर वो उसे सोचे जाती। जब भी उसे दारैन का ख्याल आता तो वो उदास हो जाती थी और वो अपनी इस कैफियत को समझने से कासिर थी। सारा दिन घर में मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ रहती ताकि दारैन का ख्याल, उसका सरापा जो बार बार नज़रों के आगे आ जाता था, कहीं गुम हो जाए, वो उसे डिस्टर्ब ना करे। अब वो ज़्यादातर नीचे ही रहती थी और कोई काम नहीं भी होता तो बच्चों के साथ लगी रहती या फिर दादी माँ के साथ बैठकर उनके गुजरे हुए दिनों के किस्से सुना करती थी। मगर कब तक वो खुद को बहलाती। रात में जैसे ही कमरे में कदम रखती, दारैन का दिलकश सरापा आंखों के सामने आ जाता और वो बेबस हो जाती। वो अपनी बेचैनी को कोई भी नाम देने से कासिर थी। ना तो उसे अम्मा के घर सुकून मिला और ना ही अब यहाँ सुकून मिल रहा था। क्या करूँ मैं, कहाँ जाऊँ, ये क्या होता जा रहा है मुझे। मैं तो हमेशा बहुत पुरसकून और खुशबाश रहने वाली थी, फिर ये बेचैनी, ये इज़्तिराब और ये उलझन किस लिए, क्यों। वो खिड़की खोले खड़ी चाँद को देखते हुए सोचे जा रही थी। उसका और चाँद का बहुत पुराना और गहरा साथ था। वो बचपन से अपने तमाम राज चाँद के गोश गुजार करती आई थी। न जाने उसे क्यों यकीन था कि वो सब कुछ जो वो चाँद से कहती है उसे बगौर सुनता है और उसे तसल्ली देता है कि उसकी हर बात का जवाब देता है ये चाँद। आज भी वो बहुत अरसे के बाद उससे मुखातिब हुई थी। तुम शायद उससे मोहब्बत करने लगी हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आकर तुम्हें मुतासिर कर गया है। तुम उसको खोने के डर से घबराने लगी हो। तुम्हें डर है कि वो कहीं ख्वाब ना हो जाए। एक सरगोशी सी उसे सुनाई दी थी। दिल से आवाज़ आई थी, नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती, मैं तो बस उस सबका दिल दुखाने के ख्याल से घबरा रही हूँ, सबकी मोहब्बतों को ठुकराने के ख्याल से डर रही हूँ। मुझे सब घर वाले बहुत अजीज़ हो गए हैं। मैं उन लोगों की सच्चाई और ईमानदारी की मातरफ हो गई हूँ, इसलिए उनके साथ धोखे के ख्याल से ही मेरी जान निकलने लगती है। मैं दारैन से मोहब्बत नहीं करती। गलत है ये इल्ज़ाम है, मैं उससे मोहब्बत कैसे कर सकती हूँ। उसने दहलकर एक झटके से खिड़की बंद की और बेड पर आकर दराज हो गई। नींद तो कई दिनों से आंखों से रूठी हुई थी। वो दिल ही दिल में खुद से मुखातिब अपने आप को मुतमिन करने की कोशिशें कर रही थी। अपने दिल से उठने वाली हर आवाज़ को अपने फ़ैसले पर पछता रही थी। ये सारे पछतावों का जाल उसके अपने ही बिछाए हुए थे। वो बहुत खामोश रहने लगी थी, खुद में गुमकसुर दूर तक निकल जाती और जब किसी के मतवज्जा करने पर हकीकत में आती तो शर्मसार हो जाती। खुद ही खुद बैठे बैठे मुस्कुराने लगती थी। सुजाता, क्या हुआ है, यूँ अकेली क्यों बैठी हो। मरियम भाभी ने उसे लॉन में अकेले बैठे घास नोचते हुए देखा तो उसके पास ही चली आई। कुछ नहीं भाभी, यूँ ही दिल उदास हो रहा था तो बाहर आ गई ताकि ताज़ा हवा से उदासी कुछ कम हो जाए। आज उसका बहुत दिल चाह रहा था किसी से अपना हाल दिल कहने को। भाभी के पूछने पर उससे रहा ना गया और सच बता दिया। भाभी की बात पर मुस्कुराने लगी। जब शौहर अपने पास ना हो ना तो ऐसा ही होता है, हर चीज़ से दिल उचाट हो जाता है। तुम्हारे दानिश भाई भी जब भी किसी सेमिनार में शिरकत के लिए शहर से बाहर जाते हैं तो मेरा भी यही हाल होता है। सुजाता भाभी के इतने लंबे और मुफस्सल जवाब पर होश में आई और उनकी गलत फहमी को दूर करने के लिए ख़ुद को वजाहत देने लगी। भाभी, मैं उनको याद नहीं करना चाहती, मैं उनसे मोहब्बत नहीं करना चाहती। भाभी, मैं उन्हें नहीं पा सकती कि वो अमानत है सबीन अली की, और मैं ख़यानत नहीं कर सकती। मैं अपने दिल की बात नहीं मान सकती। मैं आप सबको, अपने वालिदैन और अपने आप को धोखा तो दे रही हूँ, पर अब सबीन को धोखा नहीं दे सकती। मैं वापस अपने असल की जानिब जाना चाहती हूँ और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं थकने लगी हूँ और सकत नहीं है मुझ में, मज़ीद किसी गुनाह का बोझ नहीं उठा सकती। मुझसे ये एक गुनाह ही बर्दाश्त नहीं हो रहा, सबको धोखा देने का। अब सबीन को धोखा नहीं देना। वो रोते हुए, तड़पते हुए, बेहाल होकर मरियम भाभी की गोद में सर रखे अपने गुनाह कबूल कर रही थी, अपनी हकीकत बता रही थी और भाभी हैरत के मारे गंग आंखें फाड़े उसके तड़पते मचलते वजूद को देखे जा रही थी। ये कैसी क़यामत थी कि वो मंजिल पर होते हुए मंजिल को तरस रही थी, तलाश रही थी। दारैन के सुजाता से शादी करने पर सबको ही हैरत हुई थी और खुशी भी कि उसकी सबीन अली जैसी लड़की से जान छूटी थी, मगर आज उसके इस फैसले की हकीकत मालूम हुई थी और दारैन की खामोशी का असल सबब भी मालूम हुआ था। सुजाता, तुमने अपने साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया, खुद ही अपने दामन में आग लगा दी। मगर सुजाता होश में होती तो सुनती, वो तो कब से होशो खिरद से बेगानी हो चुकी थी। कोई टेंशन की बात नहीं है, बस थोड़ी सी टेंशन हो गई थी इन्हें और कुछ नींद की कमी भी हुई है जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई।
दानिश मुस्तफ़ा ने उसके साकत बाजू में इंजेक्शन लगाते हुए मम्मी को तसल्ली दी, जो मुसलसल इधर उधर से परेशानी से टहल रही थी। मुस्तफ़ा साहब, बहुत हो गया, बुलाएं अब दारैन को। 10-15 दिन का कहा था उसने और आज 1.5 महीना हो गया है। बच्ची का बुरा हाल हो गया है अकेले रह कर। आप फ़ोन मिलाए उसका, मैं खुद उससे बात करती हूँ। मम्मी का बस नहीं चल रहा था कि उड़कर दारैन को वापस ले आए। सुजाता की हालत देखकर डर ही तो सभी गए थे, मगर मम्मी और दादी का फिक्र से बुरा हाल था। तुम फिक्र मत करो बेगम, मैंने दारैन को कॉल कर दिया, वो कल शाम तक पहुंच जाएगा यहाँ। मुस्तफ़ा साहब ने उन्हें साइड की चेयर पर बिठाते हुए कहा, पापा चलें, हम सब लोग ही बाहर चलकर बात करते हैं। भाभी, आप और मरियम यहाँ बैठना चाहें तो बैठ जाएं सुजाता के पास। वैसे मैंने उन्हें सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है और ये अब 4-5 घंटों से पहले नहीं उठेंगी। दानिश ने सुजाता के सुकून के ख्याल से सबको बाहर आने का कहा और ख़ुद भी सुजाता पर एक नज़र डालकर बाहर आ गए। सुजाता की आंख खुली तो उसकी नज़र सीधी दारैन की दीवार की तस्वीर पर पड़ी। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर अचानक आंखों के गिर्द अंधेरा छा गया और वो वापस लेट गई और आहिस्ता से आंखें मूंद लीं। उसे शिद्दत से भूख लग रही थी, मगर उठने की सकत नहीं थी। कल रात में आयशा भाभी ने सूप पिलाया था और जब से अब तक वो सोती रही थी, इसलिए पेट भी खाली था और सर भी भारी भारी सा महसूस हो रहा था। क्या ये ज़रूरी है कि तुम मेरी हर सोच को गलत साबित करो? बिल्कुल अचानक ही दारैन की आवाज़ गूंजी थी। उसने पट से बंद आंखें खोल दी और इधर उधर नज़र दौड़ाई। वो सामने ही रॉकिंग चेयर पर झूलता हुआ नज़र आया। सुजाता की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। दिल बंद होने लगा। कब गुमान था कि वो लौट आएगा? क्या ये ज़रूरी था कि हर इल्ज़ाम मुझे ही मिलता और मैं खामोश ही रहता? एक और सवाल हुआ। उसने ज़ोर से आंखें मीच ली, जैसे ख़तरे से बच रही हो। सुजाता रहमान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। क्या ये ज़रूरी था कि तुम ही मेरा मुकद्दर बनती और मेरी मंजिल ठहरती और तुम ही कुर्बानी देती अपनी मोहब्बत की? उसके किसी सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बस बेआवाज़ आंसू बहे जा रहे थे आंखों से। वो करवट मोड़ गई उसकी तरफ से और खुद पर जब्त करने की कोशिश करने लगी। न जाने क्यों उस दुश्मन जान को देखते ही हवास मुअत्तल होने लगते थे। जवाब दो मुझे, दारैन ने दरश लहजे में कहते हुए उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। सुजाता की जान हवा हो गई, दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। क्या ये ज़रूरी था? तुम ही मेरा सुकून छीनती और मैं तुमसे ही मोहब्बत करता। सुजाता ने एक झटके से आंखें खोल दी। आंसू भरी आंखों में हैरत ही बेयकीनी थी, इस्तजाब था। क्या यह ज़रूरी था कि तुम भी मुझे बीच पंचधार में छोड़ने की कोशिश करती? तुम भी यहाँ से नकल मकानी की बातें करती? बोलो सुजाता, क्या यह सब ज़रूरी था? क्या मुझ पर इतना भी यकीन नहीं था कि मेरा इंतज़ार करती? क्या मेरा सहारा भी लेना गवारा नहीं था जो तुम टूट गई? क्या मैं इस काबिल भी नहीं था कि तुम मुझे पुकारती और मैं लौट कर ना आता? उसकी धीमी आवाज़ में दुख था, मलाल था, एक आस थी। सुजाता एकटुक उसकी सुर्ख आंखों में देखने लगी, जहाँ एक दर्द सा ठहरा हुआ था। कुछ खो देने का खौफ था, अपनी बेबसी और बेएतबार किए जाने का मातम था। तुमसे शादी सरासर मेरा अपना फ़ैसला था, जो मेरे दिल की रज़ा से हुआ था। सबीन अली मेरी क्लास फेलो थी। एक दिन उसने मुझे दोस्ती की पेशकश की, जिसे मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि वो खूबसूरत थी और समझदार भी। और उसकी सबसे बड़ी खूबी जिसने मुझे मुतासिर किया था, वो था उसका कॉन्फिडेंस। आहिस्ता आहिस्ता हमारी दोस्ती बढ़ती गई और हम यूनिवर्सिटी से बाहर भी मिलने लगे और अक्सर हमारी शामें भी बाहर गुजरने लगी। मैं बहुत खुश था उन दिनों, क्योंकि मुझे लगता था कि सबीन ही वो लड़की है जिसकी मुझे तलाश थी। मगर ये मेरी खुशी सिर्फ चंद दिनों की थी। एक दिन पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद मुझसे सबीन के बारे में पूछा, तो मैं चौंक गया। मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि उनको सबीन के बारे में कैसे मालूम हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि वो हम सब भाइयों की बहुत केयर करते थे, इसलिए वो हमारी शब व रोज़ की रूटीन से भी वाकिफ़ रहते थे। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं सबीन को पसंद करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गए थे और पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ था कि वो मेरी किसी खुशी पर या मेरी किसी ख्वाहिश पर यूँ खामोश हुए हों, और उस वक्त मुझे उनकी खामोशी बहुत बुरी लगी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि दूसरे बेरवायती वालिदैन की तरह पापा भी मेरी इस ख्वाहिश को अपनी ज़िद बना लेंगे, क्योंकि सबीन अली मेरे पापा के कारोबारी हरीफ अली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के मालिक की बेटी थी। मगर उन्होंने कुछ देर में ही ये कह दिया कि उनको मेरी इस ख्वाहिश पर कोई एतराज़ नहीं, वो मेरी शादी सबीन से करने पर रजामंद हैं। बिल्कुल गलत साबित कर दिया। और उस दिन अपने वालिदैन की कदर व मंज़िलत मेरी नज़र में और भी बढ़ गई। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मैं सही हूँ या गलत। मेरी नज़र में सबीन का खूबसूरत सरापा था, उसकी जादुई बातें थी। फिर जब मैंने सबीन अली से शादी का जिक्र किया तो वो इस कदर खुश हुई कि जैसे मुझसे शादी की भी उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। यूँ हमारी मंगनी हो गई। अब ये एक अलग मामला है कि मंगनी पर उसके डैडी यानी अली साहब कैसे राज़ी हुए।
मंगनी के बाद मुझे एहसास हुआ कि पाना या किसी को हासिल करना कितनी बड़ी कामयाबी होती है। अब हम दोनों घंटों एक दूसरे में गुम रहते थे। एक दिन मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था कि मेरे पास एक लड़के की कॉल आई। उस लड़के ने सबीन के बारे में काफ़ी गलत बातें की, जिसे सुनने के बाद मैं बिल्कुल पागल हो गया था। मैंने उस लड़के से मालूम करने की बहुत कोशिश की कि उसका सबीन से क्या ताल्लुक़ है, मगर उसने अगले दिन का कहकर लाइन काट दी। फिर अक्सर ही ये होने लगा, वो लड़का सबीन के बारे में जो कुछ भी कहता था वो बिल्कुल सच हुआ करता था, सवाए उस पहले दिन की बात के जब उसने कहा था कि सबीन अली एक तलाक याफ्ता है और उसकी शादी लंदन में हुई थी, इसलिए कोई भी उसकी शादी से यहाँ वाकिफ़ नहीं है सवाए उसके चंद एक करीबी रिश्तेदारों के। और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबीन अली मुझ पर खुलती चली गई। वो सारा दिन मेरे साथ और अपनी शामें अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ गुजारा करती थी। अगर मैं उसे खुद अपनी आंखों से मूनलाइट क्लब में डांस करते हुए ना देखता तो शायद उस लड़के की बात पर कभी एतबार ना करता। उस दिन मुझे सबीन अली से शदीद नफ़रत हुई थी और उससे कहीं ज़्यादा मुझे ख़ुद से नफ़रत हुई थी कि ये सोचकर कि मैंने किससे मोहब्बत की, सिर्फ खूबसूरती से। इसलिए मुझे मिली भी खूबसूरती, मगर सिर्फ चेहरे की, किरदार की खूबसूरती का तो मतलब भी मालूम नहीं था सबीन को। और उस दिन मैंने खुद से अहद कर लिया था कि मैं सबीन को उसके झूठ की सज़ा देकर ही रहूँगा। वो कुछ देर को सांस लेने के लिए रुका। सुजाता बिना पलके झपकाए एकटक उसके चेहरे को देखते हुए उसे सुन रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। दारैन दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। सुजाता, सबीन मुझसे शादी करके मेरे पापा के बिज़नेस में इन्वॉल्व होना चाहती थी ताकि उसके बाप की साख मज़ीद गिरने से बच जाए और मेरे पापा का बिज़नेस तबाह बर्बाद हो जाए। एक दिन अचानक उसके घर जाकर मैंने ये बातें खुद उसके मुंह से सुनी थी, जो वो अपने किसी दोस्त को हंस हंस कर बता रही थी। मैं उसी वक्त उल्टे पैरों लौट आया था। अगर मैं ज़रा सी भी देर मज़ीद वहाँ रुकता तो शायद सबीन अली आज इस दुनिया में नहीं होती। उस दिन के बाद मैंने उससे मिलना जुलना तर्क कर दिया और उससे शादी का कहा, क्योंकि मैं खुद जल्द अज जल्द उसे अपना कर उससे बदला लेना चाहता था। मगर उसे शायद अंदाज़ा हो गया था मेरे इरादों का, इसलिए वो यहाँ से भाग गई। और वो बोलते बोलते एकदम खामोश हुआ और पलट कर दोबारा सुजाता के बराबर बेड पर बैठ गया। और इस तरह तुम बिल्कुल अचानक मेरी ज़िंदगी में आ गई। उस दिन यूनिवर्सिटी में जिस वक्त मैं सबीन के झूठ पर बहुत गुस्से में बैठा हुआ था तो मेरे कानों में तुम्हारी बहुत धीमी आवाज़ पड़ी थी। तुम खुद से हम कलाम थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं तुम्हारी पूरी बात तो नहीं सुन सका था, मगर थोड़ी बहुत मेरी समझ में आ गया था, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम भी सबीन की अदाओं से तंग आ गई हो और उसके नखरे तुम पर भी गिरा गुजर रहे हैं। मेरा ध्यान सबीन की तरफ कम और तुम्हारी तरफ ज़्यादा होता जा रहा था और जब उसने मुझे बताया कि वो तुम्हें किसी गर्ज से लाई है तो मैं बिल्कुल शॉक्ड रह गया था। मुझे सबीन की जुर्रत पर हैरत भी हुई थी कि किस तरह बैठे बैठे मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला लम्हों में कर गई। उस दिन भी मैंने ज़ब्त से काम लिया और उसको आराम से समझाया, मगर जब वो अपनी बात पर बज़िद रही तो मैं वापस लौटने लगा। तब भी मेरी नज़र तुम पर पड़ी। तुम एक पैर हिलाती हुई इधर उधर देख रही थी। उस वक्त तुम मुझे बहुत मासूम सी स्कूल गर्ल लगी थी और बस मैंने एक लम्हे में तुम्हारे हक़ में फ़ैसला दे दिया। सुजाता ने अचानक कुछ देर बाद चादर हटाकर खड़े होने की कोशिश की, मगर दारैन ने उसके अचानक खड़े होने पर एहतजाजन उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठाना चाहा, मगर सुजाता ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और गुस्से से दारैन की तरफ देखने लगी। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब शुरू हुई है। मिस्टर दारैन, बहुत हो गई आपकी राम कहानी। ना तो मैं मासूम हूँ, ना स्कूल गर्ल जो आंख बंद करके आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलूँ। हद होती है झूठ की। किसी लड़की के किरदार पर उंगली उठाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी बातों पर ईमान ले आऊँगी? आज आपको मालूम हुआ कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ तो आपने मुझे वक्त गुजारी का ज़रिया बनाने की पूरी कोशिश कर डाली। कल तक हमारी शादी एक एग्रीमेंट था और आज आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं आपकी दिली ख्वाहिश थी। अगर ऐसी ही बात थी तो आज हमारी शादी को 6 माह हो गए हैं। आज तक आप खामोश क्यों रहे? क्या इस इंतज़ार में कि कब मैं हारती हूँ और कब आपके कदमों में गिरकर मोहब्बत की भीख मांगती हूँ? आपसे मोहब्बत ज़रूर की है मैंने, मगर ना तो मैं अपनी ज़बान से मुकरूँगी और ना ही सबीन की अमानत में ख़यानत करूँगी। वो आगे भी बोलना चाह रही थी, मगर दारैन का जन्नाटेदार चांटा उसे खामोश कर गया। सुजाता अपने गाल पर हाथ रखे 2 कदम पीछे हटी और दीवार से लगकर खड़ी हो गई। सुजाता, अगर एक लफ्ज़ भी मज़ीद तुम्हारे मुंह से निकला ना तो याद रखना आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने क्या समझा है? मुझे शौहर हूँ तुम्हारा, तुम पर पूरा हक रखता हूँ और जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और तुम बस देखती रह जाओगी। मगर मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो जन मुरीद होते हैं और ना ही उन मर्दों में से जो औरत को खिलौना समझते हैं। मैं अगर आज तक खामोश रहा तो इसलिए कि मैं तुम्हें तुम्हारी रज़ा से हासिल करना चाहता था और साथ ही मुझे सबीन को तुम्हारे सामने बेनकाब करने के लिए सबूतों की भी ज़रूरत थी। मगर तुमने आज बहुत गलत अल्फाज कहे सुजाता, बहुत दुख पहुँचाया है तुमने मुझे।
और बहुत गलत समझा है मुझे तुमने। मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी जल्द ही दूर कर दूंगा, बहुत जल्द। दारैन गुस्से से दरश्त लहजे में उसे उंगली उठाकर तंग भी करता हुआ बाहर निकल गया। सुजाता वहीं दीवार से लगी हाथों में चेहरा छुपाकर बैठती चली गई। सुजाता के मुंह से अपने लिए इतने गलत अल्फाज सुनकर वो बिल्कुल टूट गया था। वो जिसकी खातिर इतनी तगोदो कर रहा था वही उसे गलत समझ रही थी। उसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर बहुत यकीन था और सबसे बढ़कर उसे सुजाता पर बहुत भरोसा हो चला था, मगर उसके बावजूद भी वो सबीन अली को सुजाता के सामने सबूतों के साथ लाना चाहता था ताकि आइंदा ज़िंदगी में सबीन कोई नया गेम खेलने की कोशिश ना करे। मगर सुजाता ने वो मकाम आने ही नहीं दिया। अपनी बेखबरी और बदगुमानी में आज वो इतने मजबूत इंसान को टाइम पासर और धोखेबाज बना गई थी। सुजाता के अल्फाज से उसे दुख तो बहुत हुआ था, मगर अब वो अपने फैसले में और मजबूत हो गया था। उससे ये अल्फाज और इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो जल्द अज जल्द अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता था। मम्मी, हम लोग हनीमून के लिए लंदन जाना चाहते हैं। दारे ने सुबह नाश्ते के वक्त सबको इकट्ठा देखकर बात छेड़ी। दारेन की बात पर सुजाता के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा था। उसने घबरा कर दारेन को देखा, मगर वहाँ गहरी संजीदगी के अलावा कुछ नहीं था। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है बेटा तुमने। सुजाता की भी आजकल तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। ज़रा माहौल और आबो हवा तब्दील होगी तो सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। मम्मी के कुछ कहने से पहले ही पापा ने फ़ौरन उसके फैसले को सराहते हुए बखुशी इजाज़त दी। मम्मी, आपको खुशी नहीं हुई मेरे फैसले पर? दारेन ने माँ को संजीदा देखकर पूछा। मुझे तुम्हारे इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है, मगर मैं खुश भी नहीं हूँ क्योंकि सुजाता के मामले में मैं तुम्हारी लापरवाही देख चुकी हूँ और उसका नतीजा भी सामने ही है। अब मैं मज़ीद कोई लापरवाही नहीं देखना चाहती। सुजाता खामोशी से नाश्ता करते हुए उन सबकी गुफ्तगू सुन रही थी, जबकि मरियम भाभी कभी सुजाता को तो कभी दारेन को देख रही थी और हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। कमान मामा बिला वजह ही मुझसे बदगुमान है। अब अगर मैं बाहर जाकर काम में बिजी रहा तो उसमें मेरी क्या गलती? और वैसे भी बीमारी पूछ कर नहीं आती। मैं अगर यहाँ होता भी तो क्या कर लेता? आपने जब कॉल की तो मैं सब छोड़ छाड़ कर फ़ौरन आ भी तो गया, मगर फिर भी आप मुझे गलत समझ रही हैं। दारैन ने खफगी से लंबी वजाहत दी और मम्मी उसे बस घूर कर रह गई। मम्मी, सुजाता से तो पूछ लें, कहीं उसकी पढ़ाई का हर्ज ना हो। मरियम भाभी ने दारैन और सुजाता को एक दूसरे से बिल्कुल लाताल्लुक़ बने देखकर फ़ौरन सबकी तवज्जो सुजाता की तरफ करवाई। उन्हें कुछ अंदाज़ा हो गया था उनके माबैन नाराज़गी का, इसलिए सुजाता को बोलने पर मजबूर किया ताकि सही तरह से उनके हालात और ताल्लुक़ का अंदाज़ा हो जाए। हाँ बेटा, तुम क्यों खामोश बैठी हो? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, पापा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं पापा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ। सुजाता ने मुस्कुराकर उन्हें मुतमईन किया, मगर खुद दिल ही दिल में दारेन को कोसने लगी। वो जानती थी वो जानबूझकर लंदन जा रहा है ताकि खुलकर उससे बदला ले सके, लेकिन वो अगर खामोश रहती तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ती, क्योंकि दारेन ने उससे वादा किया था अपनी बेगुनाही साबित करने का, और वो जान गई थी कि अब दारेन अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। दारैन, ठीक है, फिर तुम जल्द से जल्द जाने की तैयारी करो और अपनी मम्मी की फ़िक्र मत करो। ये ज़्यादा देर तुमसे नाराज़ नहीं रह सकती। पापा ने दारैन को परेशानी से मम्मी की तरफ देखते पाकर तसल्ली दी। सब ही पापा की बात की तस्दीक के लिए मुस्कुराने लगे थे, जबकि मम्मी ने अपनी सारी तवज्जो बराबर में बैठे अली पर मरकूज़ कर दी। एक हफ्ते बाद की सीटें कन्फर्म हुई थी दोनों की। सुजाता इस दौरान अपनी अम्मा और अब्बा से मिलकर आ चुकी थी। जाने से पहले वो बहुत उदास और फिक्रमंद थी। उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। उसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था और ख़ुद को मुतमिन रखने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि दारैन किसी भी तरह उसे मजबूर और बेबस समझकर उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी करे। उस पूरे हफ्ते दोनों सबके सामने बहुत खुशी का इजहार करते रहे, मगर अकेले में दोनों ही अपने आप में गुम और एक दूसरे से यकसर अनजान बने रहते थे। ना तो सुजाता दारैन से बात करने को तैयार थी और ना ही दारैन सुजाता को मुखातिब करता। जिस दिन उसकी फ़्लाइट थी उस दिन सुजाता सुबह से कई बार वक्फे से रो चुकी थी। जैसे जैसे रवानगी का वक्त करीब आ रहा था, सुजाता की घबराहट बढ़ती जा रही थी। एयरपोर्ट पर सबसे गले मिलकर इस तरह रो रही थी जैसे अब यहाँ वापस आने का ज़रा भी यकीन ना हो। सुजाता, ज़िंदगी बहुत छोटी है और उसमें खुशियों की उम्र उससे भी छोटी। कोशिश करना छोटी सी छोटी खुशी अपनी मुट्ठी में बंद कर लो और मोहब्बत से सब कुछ जीत लो। मरियम भाभी ने उसे गले लगाते हुए ताकीद की। सुजाता उनकी ज़ोमैनी बातों का मतलब समझकर सर झुका गई। वो पहली बार जहाज़ में बैठी थी। दिल रह रहकर धड़क रहा था।
उसे बहुत डर लग रहा था, मगर वो दारैन से कहकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। जहाज़ ने जैसे ही फ्लाई किया, सुजाता ने खौफ की वजह से दारैन का बाजू थाम दिया और आंखें बंद करके जल्दी जल्दी कुछ पढ़ने लगी। उसकी इस हरकत पर दारैन के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। फिर उसने आहिस्ता से अपना दूसरा हाथ सुजाता के हाथ पर रखकर उसे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। पूरे सफ़र में सुजाता बहुत डरी हुई और बेचैन सी रही थी। दारैन वक्फे वक्फे से उस पर नज़र डाल रहा था। आज बहुत दिनों के बाद दोनों ने एक दूसरे को बहुत करीब से देखा था, वरना उस दिन झगड़े के बाद से वो दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज कर रहे थे। लंदन हेथ्रो एयरपोर्ट से बाहर ठंडी यख बसता हवा ने उनका इस्तकबाल किया। उस वक्त सुबह के 10 बजे थे, मगर पूरा शहर बादलों से ढका हुआ शाम का समा पेश कर रहा था और पूरा शहर रंग बिरंगी लाइट से जगमग कर रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग रेनकोट में नज़र आ रहे थे। हर तरफ सुकून ही सुकून था। साफ़ सुथरी सड़कें और इधर से उधर जाते खुशनुमा और पुरसुकून चेहरे। दारैन मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, जबकि सुजाता लंदन शहर की खूबसूरती में गुम और उसे देखने की चाह में आगे बढ़ती जा रही थी। दारैन ने मोबाइल बंद करके जैसे ही सुजाता की तलाश में नज़र दौड़ाई, सामने का मंजर देखकर वो तेज़ी से सुजाता की तरफ दौड़ा और हाथ पकड़कर उसे अपनी जानिब तेज़ी से खींचा। बस एक लम्हे की देर आज उसे इस दुनिया से दूर कर देती। सुजाता उस अफ्ताब पर टुकर टुकर दारैन की शक्ल देखे जा रही थी, जो फूली सांसों से दूर जाती हुई गाड़ी को देख रहा था। कार के मोड़ मुड़ते ही वो सुजाता की तरफ मतवज्जा हुआ, जो परेशान सी उसकी बाजों के घेरे में खड़ी थी। क्या हुआ? सुजाता ने उसे यूं मुतफक्कर सा अपनी जानिब देखते पाकर पूछा। दारैन ने नफ़ी में सर हिलाते हुए यूं ही उसे साथ लगाए आगे कदम बढ़ा दिए। 15 मिनट के सफ़र के बाद उन्हें खूबसूरत से कॉटेज में बैठे थे। सुजाता तो जब से यहाँ आई थी, यहाँ कदम कदम पर फैली खूबसूरती को देखकर हैरान थी। भला इतनी खूबसूरती अपने शहर में कहाँ थी, या शायद उसने कभी पूरा शहर देखने की कोशिश ही नहीं की थी। वो दारैन का ख्याल किए बगैर कॉटेज की एक एक चीज़ देख रही थी। दारैन उसकी कैफियत को समझ रहा था, इसलिए उसे टोके बगैर काफ़ी बनाने चला गया। थोड़ी देर के बाद वो 2 कप कॉफ़ी के साथ हाजिर था। सुजाता, बाकी चीज़ें बाद में देख लेना, अभी ये कॉफ़ी पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। दारैन को उसे टोकना ही पड़ा। सुजाता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, जो बिल्कुल नॉर्मल लहजे में उससे मुखातिब था। कहीं किसी नाराज़गी या गुस्से का शायबा तक न था। वो खामोशी से कुछ शर्मिंदा सी कॉफ़ी लेकर सामने रखे सोफ़े पर टिक गई। कुछ देर तक दोनों ही खामोशी से कॉफ़ी पीते रहे। फिर दारैन ने ही उस खामोशी को तोड़ा। बहुत खूबसूरत है ये शहर, आज तो थकन हो गई है, कल से देखेंगे। सुजाता खामोशी से सर झुकाकर रह गई। तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ना सिर्फ ये शहर दिखाना है, बल्कि सबीन से तुम्हारी मुलाकात भी करवानी है और ख़ुद पर लगे तमाम इल्ज़ामात को झूठा साबित करना है। सुजाता ने चौंक कर सर उठाया और दारैन की पुश को देखा, जो कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर ग्लास विंडो से बाहर हल्की फुहार को देखते हुए बहुत संजीदा लग रहा था। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझ पर एतमाद नहीं करती। यकीनन तुमने यहाँ आने का मकसद किसी बदले या इंतकाम को लिया होगा। वो हनूस बाहर देखते हुए बोला। सुजाता के लिए उस वक्त दारैन की सोच को पढ़ना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो उसके चेहरे को देखने से कासिर थी। और उसके बाद तुम जो चाहोगी वही मेरे लिए। कल भी तुम्हारी रज़ा अहम थी और आज भी अहम है, मगर एक बात जहन में रखो कि तुम्हारा फ़ैसला जो भी होगा, लेकिन अलहदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूँगा। हाँ, मेरे मरने के बाद तुम बिल्कुल आज़ाद होगी। सुजाता ने अपने मुंह पर हाथ रखकर बमुश्किल खुद को कहने से बाज रखा। दारैन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुछ देर के लिए उसके सामने रुका और फिर अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके जाते ही सुजाता ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की और फिर खुद भी अपने रूम में चली आई। दारैन की बातों से इतना तो अंदाज़ा हो ही गया था कि वो उस दिन की बात भूला नहीं। अब भी उसी गम और गुस्से की कैफियत में है, मगर अब उसने अपने गुस्से पर खामोशी की दबीज़ तह चढ़ा ली है। दारैन की बातें सुनकर वो दिल ही दिल में डर गई थी और जुज़बुज़ हो रही थी कि उसकी इतनी सही क्या साराई पर, और हैरान हो रही थी ये सोचकर कि कैसे वो उसकी सोच को पढ़ लेता है। शायद उसका तज्ज़िया गहरा है, या शायद वो ही बहुत आसान है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। वो गहरी नींद में थी जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। पहले तो वो ख्वाब समझी, मगर मुसलसल दस्तक पर उसने आंखें खोली तो कुछ देर समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर याद आया तो जल्दी से उठकर दुपट्टा दुरुस्त किया और दरवाज़ा खोल दिया। सामने दारैन परेशान खड़ा था। आर यू ऑल राइट? मैं कब से दरवाज़ा बजा रहा हूँ। जी ठीक हूँ, शायद थक गई थी, इसलिए गहरी नींद सो गई थी। सुजाता ने वजाहत दी। दारैन ने बगौर उसे देखा। थोड़े उलझे हुए बाल और आंखों में नींद का खुमार लिए दुपट्टा शानों पे डाले खामोश सी खड़ी थी। जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर कुछ खाने बाहर चलते हैं। सुजाता सरस बात में हिलाकर वापस पलटी और 20 मिनट के बाद रेड कलर की प्लेन साड़ी पर ऑफ वाइट शाल लिए लाइट मेकअप में बाहर आई। दारैन बाहर गाड़ी निकाले उसी का इंतज़ार कर रहा था। सुजाता को जो आते देखा तो नज़र हटाना भूल गया।
रेड कलर में उसकी रंगत दमकी जा रही थी और उसके चेहरे पर मासूमियत और संजीदगी का इम्तजाज चेहरे को मज़ीद दिलकश बना रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। दारैन ने लंबी सांस खींचकर गियर लगाए और गाड़ी बाहर रोड पर डाल दी। दारैन बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किए बैठा था, मगर उसे अपनी नज़रों पर इख्तियार नहीं था, जो बार बार झुककर सुजाता के सरापे में अटक रही थी। सुजाता बज़ाहिर दारैन से बिल्कुल बेनियाज बाहर के नज़ारों में गुम थी, मगर उसका मुकम्मल ध्यान दारैन की तरफ था। वो उसकी नज़रों से उलझन महसूस कर रही थी। दारैन उसके चेहरे पर खिलती हुई गुलाबियों के बारे में अटक कर रह गया था। होटल के पार्किंग एरिया में कार पार्क करके दोनों कदरे तन्हा गोशे में आ बैठे। क्या हुआ? तुम कल से इतनी खामोश क्यों हो? क्या मेरे साथ आना अच्छा नहीं लगा? सुजाता नफ़ी में सर हिला गई। ऐसी कोई बात नहीं, और वैसे भी जब ज़िंदगी गुजारनी है आपके इशारों पर है तो फिर अच्छा क्या और बुरा क्या? वो टेबल पर उंगली से आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हुई बहुत लाचार मजबूर लग रही थी, जैसे खुद को मुकम्मल तौर पर हालात के सुपुर्द कर दिया हो। दारैन उसे देखकर रह गया, जो हर बार अनजाने में उस पर कारी वार किया करती थी। उस वक्त भी वो उसे खामोश करा गई थी। सुजाता, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कभी किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम में खुशी देने का या अपने जज्बात को बांटने का, किसी के साथ शेयर करने का जज्बा ही नहीं है। तुम्हें अगर मुझसे ज़रा भी मोहब्बत होती तो तुम मुझसे यूं बेखबर ना होती, मुझसे दायमी जुदाई नहीं मांगती। सुजाता की हरकत करते हुए हाथ एक लम्हे को साकत हुए थे और उसने पलके उठाकर दारैन को देखा था, जिसकी आंखों में उसका अक्स बहुत वाज़ेह था। वो दानिस्ता नज़रें चुराकर बाहर देखने लगी थी। दारैन ने वेटर को ऑर्डर दिया और कुछ देर तक सुजाता के जवाब का मुंतज़िर रहा, मगर उसे लाताल्लुक़ देकर खुद भी खामोशी से खाना सर्व करने लगा, जो वेटर अभी अभी लगा कर गया था। वापसी तक दोनों ही खामोश रहे। दूसरे दिन दारैन सुजाता को लेकर सबीन के फ्लैट में पहुंच गया। दरवाज़ा सबीन ने ही खोला था। सुजाता उसे शॉर्ट स्कर्ट और गहरे गले की शर्ट में देखकर नज़रें चुरा गई, जबकि सबीन अचानक उन दोनों को सामने देखकर पूरी तरह घबरा गई। हेलो, क्या अंदर आने की इजाज़त नहीं दोगी? दारैन ने उसे दरवाजे में ही इस्तदा देखकर कहा। हाँ हाँ, आओ ना, तुम लोग बाहर ही खड़े हो। सबीन ने दरवाजे से हटकर उन्हें जगह दी। अंदर कदम रखते ही सुजाता को बुरी तरह खांसी शुरू हो गई। पूरा फ्लैट स्मोकिंग की ज़्यादती की वजह से धुआं धुआं हो रहा था। दारैन ने सबीन को पानी का कहा और ख़ुद बढ़कर खिड़की खोल दी। वो समझ गया था कि सुजाता को स्मोकिंग से एलर्जी है। तुम लोग यहाँ कैसे आए? मुझे बता तो दिया होता। और सुजाता, तुम सुनाओ कैसी हो? सबीन ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए सुजाता की तरफ रुख किया, जो अभी भी मुंह पर हाथ रखे बैठी थी। इनका क्या पूछती हो? अपनी सुनाओ, क्या हो रहा है आजकल? पढ़ाई हो रही है या ऐश? दारैन ने कमरे में फैली स्मोकिंग की तरफ इशारा करते हुए हल्का सा तंज किया। दानी, तुम बिल्कुल नहीं बदले। ऑफ कोर्स मैं पढ़ने ही आई हूँ तो पढ़ाई ही करूँगी। सबीन खुद को संभाल चुकी थी, इसलिए पुराने मूड में आते हुए एक अदा से कहा। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं बदला, वैसा ही हूँ, पर तुम बहुत बदल गई हो। दारैन ने उसकी ड्रेसिंग की तरफ इशारा किया। सबीन उसका इशारा समझकर बेनियाजी से हंसने लगी। भाई, वो मकूला तो सुना ही होगा तुमने कि जैसा देश वैसा भेस। सुजाता उनकी ज़ौमानी गुफ्तगू पर उलझकर कभी दारैन को और कभी सबीन को देख रही थी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भला भेस बदलते देर ही कितनी लगती है? दारैन ने फिर से सबीन पर लतीफ़ सा तंज किया। और सुनाओ, क्या हो रहा था यहाँ, जो इस कदर धुआं भरा हुआ है फ्लैट में? दारैन अब संजीदगी से असल मौजू की तरफ आ रहा था। उसके सवाल पर सबीन फीकी सी हंसी हंसने लगी। कुछ खास नहीं, बस आज कुछ पकाने का मूड था, और तुम तो जानते हो मुझे कुछ बनाना तो आता नहीं है, इसलिए उस कोशिश में सारा फ्लैट धुएं से भर गया। दारैन सबीन की झूठी वजाहत पर तन से हंसा। उस वक्त रूम में फैले धुएं की खुशबू से कोई बच्चा भी बता सकता था कि यहाँ कुछ देर पहले कसरत से सिगरेट पी गई है। दारैन ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए नया सवाल किया। तो फिर क्या बनाया? सबीन उसके पेदर पे सवालों पर अब वाकई गड़बड़ा गई थी, लिहाजा उसने हेल्प के लिए सुजाता को देखा। सुजाता अब खफगी से दारैन को देखने लगी, मगर दारैन पर उसकी खफगी का मुतलक असर नहीं हुआ। कुछ दिन पहले मेरी हामिद मलिक से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई थी। तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। लगता है काफ़ी गहरी जान पहचान रह चुकी है तुम दोनों की। सबीन दारैन के मुँह से हामिद मलिक का नाम सुनकर करंट खा के उछली और जल्दी से उन दोनों की तरफ से रुख मोड़ गई। दारैन ने एक नज़र सुजाता को देखा, जो खामोशी से कभी सबीन को और कभी उसे देख रही थी। कौन हामिद मलिक? मैं किसी हामिद को नहीं जानती, तुम्हें शायद नाम सुनने में गलती हुई होगी। सबीन ने एक बार फिर अपना झूठ छुपाने की नाकाम कोशिश की। हाँ, ठीक कहा तुमने, मैंने शायद नाम गलत सुना हो, पर ये। दारैन ने कोट की जेब से एक लिफाफा निकालकर उसके सामने रखी टेबल पर फेंका।
ये तो झूठी नहीं है, या ये तस्वीरें भी गलत है और इनमें तुम्हारा चेहरा भी नकली है। दारैन अब शदीद गुस्से में आ चुका था। सबीन मुंह खोले तस्वीरों को लिफाफे से निकाल कर देख रही थी। जैसे जैसे तस्वीरें देखती जा रही थी उसके चेहरे की रंगत उठती जा रही थी। और सबीन से ज़्यादा शॉक्ड तो सुजाता थी, जो मुंह पर हाथ रखे धुंधलाई आंखों से सबीन को दुल्हन बनी देख रही थी। हर अंदाज और हर तस्वीर में उसका चेहरा बहुत वाज़ेह था। एक जगह हंसती हुई हामिद मलिक के कंधे के साथ लगी तो कहीं अपने पापा के साथ लगी रोती हुई। जब तुम्हें सच मालूम हो ही गया है तो अब यहाँ क्या लेने आए हो? सबीन ने एकदम पैंतरा बदला और दारैन को घूरती हुई दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई। हाँ, चिल्लाओ मत, नज़रें नीचे रखकर बात करो, क्योंकि मुजरिम सर उठाकर चिल्लाते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। दारैन ने हाथ उठाकर उसे सख्ती से चौंका। शट अप एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब वो खुलकर अपने असल रूप में आ चुकी थी। हर किस्म के इज़्ज़त और एहतराम और तमाम आदाब भुलाए चिल्लाने लगी। मैंने कहा ना, आवाज़ नीचे रख के बात करो, वरना मुझे आवाज़ बंद करना भी आती है। दारैन गुस्से से उससे ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया। सुजाता कांपते दिल के साथ ये सारा तमाशा देख रही थी। व्हाट, हाउ डे यू मिस्टर दारैन, मुझे धमकी दोगे तुम सबीन अली को? अभी एक कॉल करूंगी तो तुम और तुम्हारी ये नाम नेहाद बेबी सारी उम्र सलाखों के पीछे चक्की पीसते। दारैन ने गुस्से से बेकाबू होकर उसकी बात मुकम्मल होने से पहले एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा। सबीन उस अचानक हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। लड़खड़ाकर दीवार से जा लगी। सुजाता का नाम अपनी ज़ुबान पर लाकर गंदा मत करो। तुम जगह जगह घूमने वाली क्या जानो कि एक इज़्ज़तदार औरत का नाम कैसे लिया जाता है। दारैन के जवाब पर वो बिल्कुल बेकाबू हो गई। हाँ, इज़्ज़तदार बीवी और इज़्ज़तदार औरत। कितने पैसे मिले हैं तुम्हें इज़्ज़तदार औरत का रोल प्ले करने पर? सबीन तैश में बिल्कुल अपने हवासों में नहीं रही थी। पागलों की तरह हंसते हुए सुजाता की तरफ अपना रुख किया। सुजाता सबीन के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर बिल्कुल सुन्न हो गई। पलकें झपकाए बगैर उसे देखे गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही सबीन है जो उसकी खुशामदें करके उसे इस मकाम तक लाई थी। दारैन ने एक बार फिर सबीन की तरफ बढ़ा, मगर सुजाता ने एकदम होश में आकर दारैन का बाजू पकड़ लिया। छोड़ो मेरा हाथ। दारैन गुस्से से सुजाता पर धाड़ा। नहीं दारैन, प्लीज़ ये सब मत करें, वापस चलें प्लीज़। सुजाता ने उसके गुस्से की परवाह किए बगैर उसे बाहर की तरफ घसीटा। सभी ने उन दोनों को बहस में उलझा देखा तो जल्दी से करीब पड़ा गुलदान उठाकर दारैन की तरफ फेंका, मगर सुजाता के बीच में आने पर वो सीधा जाकर सुजाता के सर पर लगा और वो एक चीख के साथ नीचे गिरती चली गई। दारैन ने उसे संभाल लिया। सबीन तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई। दारैन ने एक नज़र सबीन को देखा और उसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर सुजाता ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। आपको मेरी कसम है, चले यहाँ से। सुजाता ने बमुश्किल खुद को कंट्रोल किया हुआ था, वरना सर में अचानक चोट से शदीद तकलीफ हो रही थी। दारैन ने सुजाता के सर से खून बहता देखा तो सबीन को भूलकर जल्दी जल्दी उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। सुजाता की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होती जा रही थी। वो दारैन के चले जाने के ख्याल से बमुश्किल आंखें खोली हुई थी। दारैन ने उसे लाकर जल्दी में गाड़ी में बिठाया और फिर खुद भी गाड़ी संभाल कर फुल स्पीड पर छोड़ दी। दारैन उसकी बैंडेज करवाकर वापस कॉटेज में आ गया था और जब से मुस्तकिल गुस्से से टहल रहा था। सुजाता सर झुकाए रोई जा रही थी। उसे शर्मिंदगी इस कदर थी कि सर उठाया नहीं जा रहा था। वो सारे किस्से का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। बहुत शौक था तुम्हें सच जानने का और अपनी दोस्त से मिलने का, तो देख लिया अंजाम। एक सेकंड में उसने तुम्हें क्या से क्या बना दिया और तुम फिर भी खामोशी से तमाशा देखती रही। और हद तो ये है कि उसे जाने का पूरा मौका दिया। मेरे सामने तो बहुत ज़बान चलती है तुम्हारी, बहुत तंज करती हो ना। अब क्या हुआ, खामोश क्यों बैठी हो? अभी भी देख लो, अगर कोई कसर रह गई हो तो बता दो, वो भी करूँगा मैं। दारैन सारा गुस्सा सुजाता पर निकाल रहा था, जो अब मज़ीद शिद्दत से रोने लगी थी। अब रो क्यों रही हो? सब कुछ तुम्हारी हस्बे मनशाही तो हुआ है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दोस्त बहुत नाडर है, बहुत बहादुर है, इतनी कि अपने ही हाथों से अपनी दोस्त का कत्ल भी कर सकती है। दारैन ने उसे रोने पर मज़ीद ज़ोर से चिल्लाने लगा। सुजाता रहमान, आप जो समझती हैं कि जैसा जैसा आप सोचेंगी वो वैसा ही होगा, और आपकी तरह हर इंसान अपने वादे को वफ़ा करने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर अजीम बनने की कोशिश करेगा, तो ये सरासर आपकी भूल है। सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए यकीन महकम का होना बहुत ज़रूरी है, जो तुम्हारे पास नहीं है। ना तुम्हें सबीन पर यकीन था और ना ही मुझ पर, और तुम ये भी जानती थी कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सच है, पर तुमने जानबूझकर आंखें बंद कर ली और भागती रही सच से, और भागती रही मुझसे और मेरी मोहब्बत से। तुम जानती थी कि सबीन अली गलत है, फिर भी तुमने उसे गलत नहीं कहा, क्योंकि तुम्हें डर था कि अगर तुम ये सच कह दोगी तो एक और सच भी कहना पड़ेगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरे बगैर नहीं रह सकती। मगर तुमने अपने साथ साथ मुझे बेअज़ियत में मुब्तला रखा। दारैन थक कर उसके सामने ही चेयर रख कर बैठ गया। कुछ देर तक खामोश फिज़ा में सुजाता की
हिचियों की आवाज़ गूंजती रही। कम से कम अपनी मोहब्बत पर तो यकीन किया होता। कहते हैं जिस इंसान से मोहब्बत होती है उसके कदमों की पहचान भी हो जाती है और उसकी सोच पढ़ लेता है इंसान। तुमने वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं की थी, तुम आदी हो गई थी मेरे वजूद की, जब भी मेरी गैर मौजूदगी में बीमार पड़ गई। सुजाता ने एक झटके से सर उठाया और काटदार नज़रों से दारैन को देखने लगी। वो भी उस वक्त उसे ही देख रहा था। इल्ज़ाम मत लगाएं मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर। अगर मैंने यकीन नहीं किया आप पर तो आपने कब कोई यकीन का जुगनू मेरे हाथ में दिया था, और कब कोई लफ्ज़ ऐसा कहा था कि मैं खुशफहम हो जाती और सारी बदगुमानी और अजनबियत ख़त्म करके आपका हाथ थाम लेती। हमेशा आपने मुझे आंखें बंद करने पर मजबूर किया। सबीन से आपकी बात हुई थी पर मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा, और फिर जो कुछ आप सबीन के बारे में मालूम हुआ आपने कभी मुझे उसकी हवा नहीं लगने दी। झूठ मत बोलो, मैंने इस्लामाबाद से आकर तुम्हें पूरी बात बताने की कोशिश की थी मगर तुमने सुनी ही नहीं, बल्कि उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम ही लगा दिया। दारैन ने दरमियान में उसे टोका। हाँ तो क्या गलत किया इतने अरसे तक ये जानते हुए भी कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ और आपकी तरफ से किसी फैसले की मुंतज़िर हूँ। आप मेरी बेबसी का तमाशा देखते रहे और इस्लामाबाद जाते हुए भी मुझसे मिलना ज़रूरी नहीं समझा, ये जानते हुए भी कि मैं उस दिन 2 बार घर पर कॉल कर चुकी थी सिर्फ आपकी आवाज़ सुनने के लिए। आप तमाशा देखते रहे और ये इंतज़ार करते रहे कि कब मैं खुद आगे बढ़कर इजहार करूं। इस्लामाबाद जाकर बैठ गए और जब मालूम हो गया अपनी कामयाबी का तो भागे चले आए सफाइयाँ देने और ख़ुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। अगर सबीन ने मेरे साथ धोखा किया है तो आप कौन सा वफ़ा की है? इतने अरसे में कभी मुझे ये नहीं बताया कि मैं इंतज़ार के एक पुल सराज से उतर जाऊँ और एक खौफ मुसलसल से बाहर निकल आऊँ। दारैन होंठ भींचे मुजरिमों की तरह सर झुकाए सब सुनता रहा। क्या ये ज़रूरी है कि तुम मेरी हर सोच, हर दावे को गलत साबित करो? दारैन ने पहले भी एक बार पूछा हुआ सवाल आज एक बार फिर दोहराया। सुजाता ने सूं करते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। हाँ ज़रूरी है, जब आप गलत सोचें और उसे दावे के साथ मेरे सामने पेश करें तो मैं उसे गलत साबित कर दूँ। सुजाता ने तपे हुए अंदाज में दूबदू जवाब दिया। दारैन ने ठंडी सांस खींचकर बालों में हाथ फंसाए और चेयर के साथ टेक लगाकर छत की तरफ देखा। सुजाता साइड से निकलकर अपने कमरे में चली गई। दारैन ने ज़रा सी गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर बड़बड़ाने लगा। अंगूर खट्टे हैं दारैन मुस्तफ़ा, दाल इतनी जल्दी नहीं गलने वाली। और फिर ख़ुद भी एक जिस्म चेयर से खड़े होकर अपने रूम में आ गया। आधे घंटे के बाद ब्लू पैंट और ब्लैक शर्ट पर ब्लैक जैकेट पहने बाहर निकला तो मौसम अबरालूद देखकर वापस अंदर आया और सुजाता के कमरे को नॉक करके अंदर आ गया। वो भी कपड़े चेंज करके लेटी हुई थी और एक बाजू आंखों पर रखे दारैन को अंदर आते देख चुकी थी। वो भी जाकर सीधा उसके सर पर खड़ा हो गया। यार अब नाराज़गी छोड़ो, फिर कभी लड़ लेना, ज़िंदगी पड़ी है, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलो कहीं घूम फिर कर आते हैं। दारैन ने आंखों पर से उसका बाजू उठाते हुए कहा। सुजाता ने गुस्से से उसका हाथ झटका और करवट लेकर चादर सर तक तान ली। सुजाता अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार होकर बाहर नहीं आई तो याद रखना ऐसे ही उठाकर ले जाऊंगा। वो अपनी बात कहकर रुका नहीं, सीधा बाहर निकलता चला गया। सुजाता को नाचार उठना ही पड़ा। थोड़ी ही देर में वो नेवी ब्लू कलर की मैक्सी पर ऑफ वाइट स्कार्फ बांधे फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। अगर घूरने से फुर्सत मिल गई हो तो आपको तो चलें। सुजाता ने चबा चबा कर एक अल्फाज अदा किया। दारैन ने वो मुश्किल अपनी मुस्कुराहट छुपाई और गाड़ी स्टार्ट की। कहाँ जाना है? दारैन ने व्यू मिरर में से उसे देखते हुए सवाल किया। मेरे आबा अजदाद लंदन से ही तो थे, सुजाता ने चिढ़कर जवाब दिया, जिस पर दारैन कहकहा लगाने से बाज नहीं रहा। ओह सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था कि तुम पहली बार लंदन आई हो। सुजाता उसकी बात को नज़रअंदाज कर बाहर तेज़ी से बढ़ती हुई बारिश को देखने लगी। दारैन ने गाड़ी में हीटर ऑन करके गाड़ी की स्पीड कम कर दी। पानी की वजह से सड़कें बहुत चिकनी हो रही थी। यह ज़्यादती है सुजाता, मैं अब इस खूबसूरत मौसम से भी जेलसी हो रही है। सुजाता ने हैरानगी से गर्दन मोड़कर दारैन की तरफ देखा। इससे पहले मैं तुम्हारी मुस्कुराहट से जेलस होता था क्योंकि तुम्हारी एक मुस्कुराहट के आगे मेरी पूरी पर्सनैलिटी डाउन पड़ जाती थी। दारैन ने उसकी हैरानगी पर वजाहत दी। दारैन की बात पर खुद ब खुद उसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। साथ ही दारैन का नारा भी वो मारा। सुजाता खिलखिलाकर हंस दी। शुक्र है यार, मतलब साफ़ तो हुआ, वरना बरसात ने आज सब कुछ जल थल कर देना था। दारैन ने शौक़ी से उसके सुंदर रूप को देखते हुए बाकायदा हाथ उठाकर शुक्र अदा किया, जिस पर गाड़ी डगमगा कर रह गई। दारैन ने घबराकर जल्दी से स्टीयरिंग को घुमाकर कार काबू में की। सुजाता मुस्कुराते हुए इतने वेल ड्रेस्ड बंदे की बदहवासियाँ मुलाहजा कर रही थी। उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है, दारैन ने मसनूई खफगी से उसे घूरा। मैं मजाक नहीं उड़ा रही, बल्कि ये देख रही हूँ कि मोहब्बत अच्छे खासे इंसान को खब्तुल हवास बना देती है। दारैन भी अब उसके साथ मुस्कुराने लगा। हाँ ये तो है, फिर ये मोहब्बत भी किस्मत वालों को ही मिलती है और हम दोनों ही बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमने मोहब्बत को नहीं ढूंढा बल्कि तकदीर ये तोहफ़ा हमारे लिए लाई है।
दारैन की बात पर सुजाता ने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। हाँ, ये तकदीर ही तो है जो आपको मुझ तक लाई है और मुझे आपको सौंपा है। हाँ यार, पर एक बात तो माननी ही पड़ेगी, इस सारे किस्से में सबीन ने बड़ा किरदार अदा किया है। ना वो हम दोनों को मिलाकर बीच से हटती और ना ही ये मोहब्बत होती। सबीन के नाम पर सुजाता एक बार फिर अफसरदा हो गई। अब मुंह मत बनाओ, मैंने इसलिए सबीन का नाम नहीं लिया। दारिन ने मसनूई खफगी से उसे डांटा। दारिन, एक वादा करें मुझसे कि आप सबीन से कोई बदला नहीं लेंगे और ना ही इस बात का तज़किरा किसी से करेंगे, हत्ता के पापा से भी नहीं। सबीन की बेराह रवी ही उसके लिए एक बड़ी सज़ा है। बहुत मुश्किल है उसे माफ़ करना, पर तुम कहती हो तो आज के बाद तुम उसका नाम भी नहीं सुनोगी। सुजाता मुतमईन होकर मुस्कुरा दी। एक और वादा भी मुझसे करें, सुजाता ने मौका अच्छा देकर कहा। वो क्या? वो ये कि आप आइंदा मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे और ना ही बिना किसी बात की तस्दीक के कोई फ़ैसला करेंगे। दारैन ने घूरकर उसे देखा, मगर उसके चेहरे पर जगमगाती उम्मीद को देखकर इस बात में सर हिलाया। सुजाता ने हल्का फुल्का होकर दारैन के कंधे पर सर रखकर आंखें मूंद ली और बंद पलकों से आने वाले दिनों के ख्वाब देखने लगी। दारैन भी पुरसकून होकर ड्राइव करने लगा। अब कोई मुश्किल और कोई पुलसरात नहीं था। दूर तक रास्ता साफ शफाफ था। इसके साथ इस खूबसूरत से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मैरिज बेस्ड नावल का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मेरे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कल मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।